First of all, I am thankful to Ritul and Indus University for giving me an opportunity to talk to you all people on this platform. थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। एज आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, जो रितुल जी ने भी आपसे कहा, तो लेट मी टेक यू लिटिल बिट टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि जेएंडके को लेके बड़े सारे मिथ्स और बड़ी सारी स्टोरीज और बहुत कुछ है जो टाइम एंड अगेन डिस्कस होता है और बातें होती हैं। तो जेएंडके की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जम्मू में रह के भी शायद नहीं है पता। तो विच वी शुड बी नोइंग, और इन चीज़ों का कहीं न कहीं डायरेक्टली इंडियन हिस्ट्री पे और इंडियन की जो मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर कहीं न कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं और इसके माध्यम से बेसिकली ये हिस्ट्री विल बी जस्ट इन फ्यू लाइन, जिसमें मैं कुछ आपको सोल्जर्स की ही बातें थ्रू दिस हिस्ट्री में आप सबसे बात करना चाहूँगा। तो हिस्ट्री ऑफ जेएंडके इज़ जस्ट नथिंग एल्स बट द हिस्ट्री ऑफ द soldiers who were there and what they all did. I will take you to the year 1820. Uh, सिख एम्पायर हम सब ने सुना होगा। सिख एम्पायर विच वाज हेडेड बाय महाराजा रणजीत सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स एवर वर्ल्ड हैज सीन, महाराजा रणजीत सिंह। तो 1820 में इन 1820 ही अपॉइंटेड ए लोकल जम्मू गाय जिनका नाम गुलाब सिंह था एज द राजा ऑफ जम्मू प्लेस। तब जम्मू बड़ी छोटी सी जगह थी, एक छोटी सी रियासत थी, रियासत भी नहीं थी, एक छोटा सा रजवाड़ा टाइप का था। तो वेयर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को यहाँ का राजा नियुक्त किया 1820 में। एंड इन 1820 ही अलाउड, महाराजा रंजीत सिंह ने इनको, गुलाब सिंह जी को, कि आपको लोकल टैक्स और बाकी स्टेट को मैनेज करने के लिए आप छोटी सी अपनी आर्मी भी रेज कीजिए। तो उन्होंने छोटी सी एक अपनी आर्मी रेज की, जिसको मतलब कि जे एंड के स्टेट फोर्सेस के नाम से जाना जाने लगा। तो उसी आर्मी में फिर एक हिमाचल से एक थे, जोरावर सिंह। तो वो बिलासपुर से थे, और जब वो जम्मू में समहाउ आए और उन्होंने एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, वेरी विजनरी, वेरी प्लानर, तो उनकी इन सब खूबियों को देखते हुए ही वाज गिवन ए मच बिगर रोल इन द आर्मी इन द वेरी बिगिनिंग। तो वो जब आर्मी में आए, अब महाराजा गुलाब सिंह की, तो ही स्टार्टेड, यू कैन से, द एक्सपीडिशंस आउटसाइड जम्मू। तो सबसे पहले उन्होंने 1821 में जैसे किश्तवाड़ एक छोटी सी प्रोविंस थी उसको कैप्चर किया। फिर 1822 को इन्होंने अखनूर को, ये क्या बोलते हैं, अखनूर के पास एक जगह आती है रजौरी, उसको कैप्चर किया। तो ऐसे चलता रहा। तो 1823 में जब किश्तवाड़ के इनको गवर्नर बनाया गया, व्हेन दिस जनरल जोरावर सिंह वाज मेड द गवर्नर ऑफ किश्तवाड़, तो वहाँ पे इन्होंने एक नई बटालियन रेज की एंड ही सेट हिज टास्क फॉर लद्दाख। तो लद्दाख आज जो भारत का हिस्सा है वो तब हमारा हिस्सा नहीं था। एंड इट वाज इन 1834, महाराजा गुलाब सिंह की फौज अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जोरावर सिंह, दे वेंट, दे डिफीटेड द किंग इन लद्दाख, और लद्दाख को इन्होंने जम्मू की रियासत में शामिल किया। सो दिस इज हाउ द लद्दाख केम इनटू द पिक्चर। और अगर आप वर्ल्ड में, अगर आप वर्ल्ड टॉप 10 जनरल्स की अगर आप एक लिस्ट को अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको उसमें जनरल जोरावर सिंह का नाम जरूर मिलेगा। देन ही फर्दर वेंट, इन्होंने बल्टिस्तान, गिलगिट, वो सारा कैप्चर किया, उसको भी डोगरा एम्पायर में शामिल किया। अनफॉर्चुनेटली 1947 वी लॉस्ट दैट, अभी वो सारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। फिर ही इवन वेंट अप टू लासा, लासा विच इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो वहाँ पे लासा की लड़ाई में जनरल जोरावर सिंह जी मारे गए थे। अगर वो उस लड़ाई में मारे ना गए होते, तो शायद आज तिब्बत भी भारत का हिस्सा होता। तो दिस इज हाउ दिस स्टेट वाज फॉर्म। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो गठन था वो इस तरह हुआ। जो महाराजा गुलाब सिंह की लीडरशिप में उनके जो जनरल साहब थे, जनरल जोरावर सिंह, उनकी बहादुरी, उनकी लड़ाई और उनके विजन के चलते ये सारी स्टेट बनी, जो हम एक मैप जो हम आज देखते हैं।
लेकिन फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि 1947 में हमने गिलगिट और बल्टिस्तान हम वो हार गए, हम वो सब कुछ कर गए। तो 1820 से अब मैं सीधा 1947 पे आता हूँ, टू कीप इट कट शॉर्ट। तो अभी तक मैंने आपको 2 ही नाम बताए। हाँ, आज अगर पार्लियामेंट में भारत का प्रधानमंत्री या कोई भी बड़े फ़ख्र से ये खड़े होके ऐसा बोलता है ना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको बनाने वाले जो 2 लोग थे, उसमें से एक महाराजा गुलाब सिंह थे और उनके जनरल जनरल जोरावर सिंह थे। और उनकी जो उस टाइम पे जो आर्मी बनाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस, उसके वो जो सारे जवान थे, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। आई होप एवरीवन इज़ एबल टू हियर मी। हेलो। Yes, 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 we are able to hear you. ओके, तो नाउ आई कम स्ट्रेट टू 1947। अब 1947 जब इंडिया का ये पार्टीशन हुआ, ये वी हैव टू स्टेट थ्योरी, पाकिस्तान बना, इंडिया बना। एट दैट टाइम वी हैड अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया आल्सो, जिसमें से बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स कुछ पाकिस्तान चली गई, कुछ इंडिया में आ गई। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ ऑल दैट स्टफ। उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में से एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी थी, जम्मू एंड कश्मीर भी थी। इसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, जैसे आज तक कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियन और इंडिया के कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कश्मीर का एक्सेशन था वो इंडिया के साथ प्रॉपर नहीं हुआ, या वो इट वाज ऑन कंडीशन। उसको लेके बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं और बड़े सारे लोग ब्लेम किसके ऊपर डालते हैं, महाराजा हरि सिंह के ऊपर, हु वाज दैट टाइम द रूलर ऑफ जे एंड के। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो मैं अभी आपके क्लियर करना चाहूंगा। आप सबने सुना होगा देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हुई थी। आई थिंक 1931, 32, 33, अगर मेरी डेट्स गलत नहीं है, तो कुछ इन्हीं डेट्स पे या आगे पीछे कुछ ईयर्स में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर नथिंग बट द डिस्कशन बिटवीन द इंडियन लीडरशिप और जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश में, उनके बीच में रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर, रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, तो उसमें एक तो ये कांग्रेस के सारे लीडर्स आते थे और इंडिया के जो एलीट क्लास थी वो जाती थी, प्लस ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे 550, उनकी रिप्रेजेंटेशन जाती थी। और एंड ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स एवरी ईयर दे यूज टू इलेक्ट वन अमंग देम एज ए लीडर ऑफ देम। और जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट ईयर, कोइंसिडेंटली महाराजा हरि सिंह was the elected, you can say, representative for all the princely states in India. And let me put it on record for all of us. उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब इंडियंस वहां पे गए थे, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बाकी सब लोग भी थे, इट वाज द महाराजा हरि सिंह ओनली who for the first time said it in the British land, in London only, कि now India is all set to take care of itself and now the British government should start the process of transferring the power to the Indians. अगर if I just reframe or redraft or put it again, the very first Indian to officially state it in London regarding the independence of India, it was none other but Maharaja Hari Singh, who was that time representing all the princely states of India. लेकिन ये फैक्ट कभी आता ही नहीं है, कभी किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन जो हमारी स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की अगर आप मैप पे ज्योग्राफी भी देखो, तो वी वर मोर, यू कैन से, सराउंडेड बाय पाकिस्तान एंड वेरी लेस सराउंडेड बाय इंडिया। और हम इंडिया के साथ जहाँ से हम कनेक्टेड भी थे, उसमें से मेजर पार्ट हिमाचल था, विच वाज ऑल माउंटेनियस रीजन। तो और वहां से उस टाइम पे कोई रोड नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज भी प्रॉपर रोड नहीं है। So that time for all the supply for everything, India, Jammu and Kashmir was mostly dependent upon the cities and the towns which are right now in Pakistan or in occupied Kashmir. जैसे अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू जहां से मैं अभी बैठ के आप सबसे बात कर रहा हूं, द नियरेस्ट बिग सिटी टू मी इज सियालकोट, विच इज इन पाकिस्तान। सियालकोट जम्मू से लगभग सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और जम्मू से जो और सबसे बड़ी सिटी, द बिग सिटी,
इन 1947 दैट वाज अमृतसर, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर है जम्मू से. सो द नियरेस्ट सिटी टू अस वाज सियालकोट. इवन लाहौर वाज नियर टू अस देन अमृतसर. और उस टाइम पे जो रेलवे ट्रैक था, द ट्रेन से फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, अगर कोई आदमी रेलवे ट्रैक से जाता था या रोड से जाता था, तो वो ट्रैक वाज नॉट द वे वी हैव टुडे. टुडे द ट्रेन कम्स फ्रॉम जम्मू टू पठानकोट, पठानकोट टू जलंधर, जलंधर टू लुधियाना, देन टू दिल्ली. लेकिन उस टाइम पे जो रेलवे का ट्रैक वो था वो ऐसे था: जम्मू टू सियालकोट, सियालकोट टू लाहौर, लाहौर टू अमृतसर एंड देन अमृतसर टू दिल्ली. तो हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे फॉर ऑल द सप्लाईज टू ए माउंटेनियस स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बिल्कुल एक लैंड लॉक थी. तो इसीलिए आ, ये भी जब ये इंडिया और पाकिस्तान का ये इंडिपेंडेंस का वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, वो सारी बातें हुई, तो सम हाउ द द लीडरशिप इन जम्मू, जो हरि सिंह थे, he signed a standstill agreement both with Pakistan and both with India. The standstill agreement was nothing else but कि ये दोनों कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर की जो आइडेंटिटी है, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो एंटिटी है, उसको मेंटेन करेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, एंड इस कंट्री को अपनी तरह एक इस लैंड लॉक के बीच में सरवाइव करने देंगे. So that was a standstill agreement which was signed between Jammu and Kashmir government and India, Jammu and Kashmir government and Pakistan. अब एक और पहलू है यहाँ पे which I would like to bring in. uh, महाराजा हरि सिंह always wanted to accede to India. लेकिन जो महाराजा हरि सिंह थे, somehow he was not having good terms with पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू who was the prime minister of India, लेकिन ये जो सभी प्रिंसली स्टेट्स को जो इंडिया में लाने का टास्क था, ये तो सरदार पटेल के पास था. बट नेहरू सेड टू द सरदार पटेल कि लेट मी हैंडल द जम्मू एंड कश्मीर एज आई बिलोंग टू कश्मीर. कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो एंसेस्टर्स थे वो कश्मीर से थे. तो no, Sardar Patel was not part of it. This handling Jammu and Kashmir affairs. नेहरू was not that keen कि ये इंडिया में आए. सेकंड, उस टाइम पे जैसे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जे.एंड.के में सबसे ज्यादा है, उस टाइम पे भी थी. और जो मुस्लिम्स के उनके लीडर थे शेख अब्दुल्ला, ही वाज समहाउ वेरी क्लोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उनकी आपस में ना जाने क्या साठ गांठ थी, क्या नहीं थी. तो वो हरि सिंह जी को समझो वो एक्सेशन और ये वो सारी बातें कुछ हो ही नहीं पा रही थी. अभी जब इंडिया भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, तो उस टाइम पे नाउ वी हैव वन इंडियन आर्मी, एट द सेम टाइम वी हैव पाकिस्तानी आर्मी, एंड एट द सेम टाइम वी हैव ब्रिटिश आर्मी. अब आपने यहाँ पे एक चीज समझनी है. ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी, all the three armies were headed by British officers. I hope you are getting what I am trying to say. इंडियन आर्मी का भी जो उस टाइम पे हेड था, इट ही वाज ए ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर. जो पाकिस्तानी आर्मी का भी हेड था, ही वाज ए ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर. जो इंडियन ये ब्रिटिश आर्मी का हेड था, वो भी ऑफ कोर्स ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ही था. तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी भी महाराजा हरि सिंह के साथ अच्छे से बनती नहीं थी फॉर वेरियस रीजंस. मैं उस पे नहीं आपके पास आऊंगा. तो महाराजा हरि सिंह को सबक सिखाने के लिए और जे.एंड.के को एक टर्मोइलिक जगह रखना ब्रिटिशर्स को सूट करता था फॉर देयर लार्जर वेस्टेड इंटरेस्ट. वो नहीं चाहते थे कि जे.एंड.के इंडिया में शामिल हो जाए. ये ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे. ये ना ही वो पाकिस्तान में जाए, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे. वो इसको कहीं ना कहीं ऐसा ही एक एंटिटी रखना चाहते थे जो अनस्टेबल रहे. तो ये जो 1947 में जो 20 अक्टूबर को जो कश्मीर पे हमला हुआ है, जिसे ट्राइबल अटैक ऑन कश्मीर बोलते हैं, 1947 में जो 20 अक्टूबर को हुआ है, सब लोग ये बोलते हैं कि दैट वाज द पाकिस्तानी अटैक ऑन इंडिया. नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स अ रॉन्ग फैक्ट, इट्स अ रॉन्ग मिथ. इट वाज ए ब्रिटिश अटैक ऑन जम्मू एंड कश्मीर. अगेन आई से इट विद लॉट ऑफ you can say responsibility. The attack on Jammu and Kashmir in 1947 on 20th October was not a Pakistani attack on Jammu and Kashmir. It was a British attack on Jammu and Kashmir. Uh, to go and to check into these facts and to know more about
There is a book on 1947 operations. Fortunately, this book is released by nothing, by no one else but Ministry of Defense itself. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बड़ी कम वॉर्स के ऊपर एक प्रॉपर एक बुक एज ए ब्लूप्रिंट पब्लिक के डोमेन में रखी है। तो उसमें से एक ये किताब 1947-48 ऑपरेशंस की है। So I will recommend this book to all of you to go to this book, read this book. You will come to know on what basis I am saying that it was a British attack on जम्मू एंड कश्मीर। अब जब ब्रिटिशर्स ने ये अटैक किया तो मैं थोड़ी और अब अ, फौज को लेकर ना अब मैं बात करूंगा। सो दैट टाइम वी हैड ए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस। बड़ी छोटी सी आर्मी थी वो। एक रियासत की कितनी ही बड़ी आर्मी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश आर्मी सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी आर्मी, और उसमें 10 उन्होंने यूनिट्स एक एक हजार लोग ट्राइबल्स अफगान पठान लिए थे। तो 10,000 कबाइले हम जिन्हें बोलते हैं, उनके साथ वो जब हमला होगा तो हमारी छोटी सी आर्मी इतनी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। So that time the state forces were headed by Brigadier Rajendra Singh. Brigadier Rajendra Singh was the chief of the state forces of Jammu and Kashmir forces। तो उनको जब ऑर्डर दिया जाता है महाराजा हरि सिंह के द्वारा, उसकी कॉपी भी आपको इंटरनेट पे मिलेगी कि आपको ये पाकिस्तानी हमला किसी भी कीमत पे रोकना है। टिल एनी कॉस्ट यू हैव टू स्टॉप इट। जब तक कि मैं दिल्ली ना जाऊं and I don't get Indian support and all that stuff, you have to halt this uh, aggression of the Pakistanis at any cost। अब उन्होंने पहला हमला उड़ी पे किया था। मैं स्टोरी को थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सिर्फ 100 लोगों की अपनी एक टुकड़ी लेके खुद से वहां पे लड़े हैं। 26 अक्टूबर ये 23 या 24 अक्टूबर की बात है। और इन्हीं दिनों में जो हमारी लीडरशिप थी वो सेंटर के साथ ये दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बात कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नोइंग कि इंडिया ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है। स्टिल ही वाज नॉट रेडी टू साइन आर नॉट रेडी टू साइन हिज फोर्सेस। तो उन्होंने पहले अपने उस टाइम पे किसी एक ऑफिसर को, वीपी मेनन, जो शायद उस टाइम पे होम सेक्रेटरी थे या कौन थे, कि यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर एंड जस्ट फाइंड आउट कि वहाँ पे कुछ हो भी रहा है या नहीं है। तो इट गेव 2 more days to those tribals to just fight with just the very small J&K state forces। पीपी मेनन जम्मू आते हैं। जब वो जम्मू में आते हैं वो सारे हालात का जायजा लेते हैं। देन ही कन्फर्म्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि यस द स्टेट हैज बीन अटैक्ड, और यहाँ पे बड़ी ज्यादा ब्रुटैलिटीज और बड़ी ज्यादा किलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ हो रहा है। तो वी नीड टू साइन द आर्मी टू हेल्प देम। सो दैट टाइम महाराजा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन अगेन ही सेज कि as J&K is not a part of India, why how can my army go and fight over there? So that time महाराजा हरि सिंह ने J&K को ही एक्सीडेड J&K टू द इंडिया। यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, मैं इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करूंगा। राइट नाउ वी आर हैविंग नरेंद्र मोदी जी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He has been elected Prime Minister of India and he can take any decision which is binding upon the nation. But after 5 years, again, we all the people will decide whether he will continue or not. Why? Because he is just elected as a Prime Minister of India. He is not the owner of India. लेकिन जो महाराजा हरि सिंह थे, that time one he was the ruler of the J&K, second he was the owner of the J&K। His ancestors महाराजा गुलाब सिंह जिनकी मैंने बात की थी, through the Treaty of Amritsar and by paying 75 lakhs he has bought J&K, not only the land but the resources plus all the living inhabitants which includes human beings and the animals। अगर मैं इसको अपनी हिस्ट्री में, अगर मैं इसको लेमैन की टर्म से बताऊं तो जो मेरे पूर्वज थे वो बेचे गए थे अंग्रेजों के द्वारा और महाराजा गुलाब सिंह ने उनको खरीदा था। तो ये उनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी। इफ यू गो ऑन इंटरनेट यू कैन साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड द ब्रिटिशर। आपको उसके वो 10 पॉइंट सारे मिलेंगे ऑन बट बेसिस ही हैज बॉट इट। तो महाराजा हरि सिंह की J&K, इट वाज हिज पर्सनल जागीर, his own property, and anyone having a property it can be given to anyone। तो उन्होंने उस टाइम पे
he acceded it to the India, which was signed by VP Menon, if I'm not wrong. And as I told you, Sheikh Abdullah was representing the Muslim population, और मुस्लिम पॉपुलेशन जेएंडके में मेजॉरिटी में थी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सेशन, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो शेख अब्दुल्ला वाज विटनेस टू इट। जब ये सब हुआ, देन ऑन 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को वन सिख रेजिमेंट वाज द फर्स्ट रेजिमेंट जो कश्मीर में लैंड हुई। फिर उसके बाद चार कुमाऊं लैंड हुई। सो दीज आर द यूनिट्स जो इंडियन आर्मी की कश्मीर आई। फिर इन्होंने उन कबाइलों के साथ, उन ट्राइबल्स के साथ, बैक्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, तो दे फॉट, और वो लड़ाई चार पांच महीने चलती रही। लेकिन वो जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, तो ऑन अब उनकी डेट भी किसी को पता नहीं है, नो वन नोज द एग्जैक्ट डेट। उनके वो 100 के 100 लड़के, और वो सारे उड़ी के पास एक जगह आती है मोहरा, मोहरा में दे ऑल गॉट किल्ड इन एक्शन। उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, बट दे halted the advancements of those Pakistanis till इंडियन आर्मी could लैंड इन बडगाम, बडगाम एयरफील्ड, यहाँ पे एयरपोर्ट था। अगर वो एयरपोर्ट पाकिस्तानी फौजें पहले ही कैप्चर कर लेती, तो शायद हमारे पास आज कश्मीर होता ही नहीं। फिर वहां तक जाके लड़के जाना ज्यादा मुश्किल होता, ज्यादा डिफिकल्ट होता। बट द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कि वो यही थी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द हेड ऑफ द फोर्स, अगर मैं कहूँ द चीफ ऑफ द फोर्स, और इन द मॉडर्न वॉरफेयर ही इज द ओनली चीफ ऑफ एनी फोर्सेस who led the force in the front by himself and who got killed in his action। उनका साइटेशन परमवीर चक्र जी के लिए भेजा गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जो पहला हिंदुस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहला गैलेंट्री अवार्ड दिया था, इट वाज गिवन टू हिम ओनली, एंड ही वाज डेकोरेटेड विद सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, महावीर चक्र। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, तो अगर मैं कहूँ द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह, एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज बाय जनरल जोरावर सिंह, उसको 1947 में बचाया किसने? महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह ने, और उनके जो जनरल साहब उस टाइम पे थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। सो दीज आर द फोर नेम्स। आज अगर कोई भी, इंक्लूडिंग यू ऑल पीपल, बड़े गर्व से बोलते हो कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, यस बिल्कुल हिंदुस्तान का ही है, लेकिन वो इन चार लोगों के कारण ही हुआ है। इन चार में से अगर कोई भी एक अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, तो आज जम्मू एंड कश्मीर शायद नहीं होता, इस स्टेट इंडिया के साथ कम से कम नहीं होता। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताया, हिस्टोरिकल ये सब चीजें बताई। और जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी मारे गए थे, ही लेफ्ट बिहाइंड 5 डॉटर्स, उनकी 5 बेटियां थी। छोटी बेटी तो उनकी शायद 7 या 8 साल की थी, एंड ए यंग वाइफ। तो स्ट्रगल थी, सब था। तो ये थोड़ी-सी हिस्ट्री थी जो मैंने जम्मू एंड कश्मीर की आपको बताना चाही। तो कोई अगर नेता या कोई भी आदमी आपसे ऐसा बोलता है कि ये एक्सेशन कंप्लीट नहीं था, या आर्टिकल 370 था, या ये था, या वो था, वो सब झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं खैर पॉलिटिकल डिबेट में इसको शिफ्ट करना नहीं चाहूँगा। आई जस्ट वांटेड यू पीपल टू नो द 4 नेम्स। अगेन आई विल पुट दोज़ नेम। महाराजा गुलाब सिंह, उनके जनरल जोरावर सिंह। फिर 1947 में जब आज़ादी के टाइम पे टफ टाइम आया, इट वाज महाराजा हरि सिंह, हिज एक्यूमेन, उनके वाइज डिसीजन, एंड जो उनके स्टेट ऑफ द हेड थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने ये सारी कुर्बानियां दी और इस स्टेट को बचा के हिंदुस्तान को दिया। और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस थी, इसी स्टेट फोर्सेस को जब इंडियन आर्मी में मर्ज किया गया, इट्स द सेम फोर्स जो आज जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, जैकरिफ। अभी आप लोगों ने शेरशाह फिल्म देखी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा की। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज इन 13 जैकरिफ। तो जैकरिफ का जो जितना भी लोग ट्रूप है, तो वो सारा हमारा लोकल जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल का और पंजाब के एक दो डिस्ट्रिक्ट्स का था। इससे बेसिकली डोगरा बेल्ट, डोगरा ट्रूप्स हैं ये। हमारी इंडियन आर्मी की जो फॉर्मेशन है, इट्स बेस्ड अपॉन कम्युनिटी, इट्स बेस्ड अपॉन रीजन, एंड इट्स बेस्ड अपॉन सर्टेन अदर थिंग। तो जम्मू एंड कश्मीर जो जैकरिफ है, ये जो हमारी यूनिट है, ये जे एंड के स्टेट फोर्सेस थी, जो भी जम्मू एंड कश्मीर।
प्रेजेंटली हम इसे जैकेट बोलते हैं। और अगर मैं कारगिल की वार की बात करूं, तो कारगिल वॉर में सबसे बड़ा जो नाम था वो कैप्टन विक्रम बत्रा ही था। कैप्टन विक्रम बत्रा गॉट द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन दैट, परमवीर चक्र। और जैक रिफ को 2 पीवीसीज मिले हैं कारगिल वॉर में। टोटल 4 पीवीसीज में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स में से 2 वर गिवन टू दिस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ओनली, जो कहीं ना कहीं जे स्टेट फोर्सेस थी। अ, ठीक है, मैंने जो अभी तक बात की। नाउ लेट मी कम टू माय जर्नी, बट रितुल इज आस्किंग मी टू टेल। तो एज आई टोल्ड यू, आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में मेरा जो होम टाउन है दैट इज भदरवा। एंड एट वन टाइम भदरवा वाज आल्सो वेरी इन्फेक्टेड। बाय इन्फेक्टेड आई मीन वहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा मिलिटेंसी और बड़े ज़्यादा हालात ख़राब थे। तो 1994 की बात है। इन वन ऑफ द ऑपरेशंस वी लॉस्ट 7 जवान। 7 जवान हमारे एक एनकाउंटर में मारे जाते हैं, मेरे ही गाँव में। और ये वो टाइम था जब डेड बॉडीज या मॉर्टल रिमेन्स घर नहीं आते थे। जैसे आजकल अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो, वी सी द मॉर्टल रिमेन्स कमिंग होम। बट कारगिल वॉर से पहले ये घर नहीं आते थे। तो जो ये 7 जवान थे, जब इनकी बॉडीज घर नहीं गई, तो इनका जो क्रिमेशन था वो जम्मू एंड कश्मीर में मेरे ही गांव में हुआ था। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट क्रिमेशन। तो उस क्रिमेशन में जब ये सब हो रहा था, तो मेरे दिमाग में बस ये ख्याल आया कि व्हाट अबाउट दीज फैमिलीज, वो तो इनको लास्ट में देख भी नहीं पाई, उनको तो कुछ पता भी नहीं चला। सो आई शुड गो टू दीज 7 फैमिलीज एंड टेल देम कि लास्ट में क्या हुआ था, वट एवर आई हैड सीन। लेकिन खैर मेरे पास उनका कोई एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, मैं तो कहीं जा नहीं पाया। और इट्स ए 1994 की बात है, तब मैं बड़ा छोटा-सा भी था। इतने मेरे पास रिसोर्सेज़ या नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन उसके 5 साल के बाद 99 में जब कारगिल हुआ, जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो तब उसमें हमारे बड़े सारे सोल्जर्स मारे गए थे, जिसमें जम्मू के भी बहुत सारे थे। तो उसमें टीवी में सबके नाम आने लगे, अखबार में सबके गाँव आने लगे। मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। तो 1999 में मैं पहली बार ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, जो कारगिल में 5th ऑफ जुलाई को टाइगर हिल्स पे जो मारे गए थे, तो मैं उनके घर गया। तो ये मेरा घर जाने का जो आइडिया था, ये 94 में आया, जब मैंने उन 7 जवान्स की क्रीमेशन में मैंने जब हिस्सा लिया। और पहली फैमिली को मैंने विज़िट किया था 99 में, एंड द फैमिली वाज़ ग्रेनेडियर उदयमान सिंह। ही वाज़ फ्रॉम 18 ग्रेनेडियर्स, टाइगर हिल्स पे वो मारे गए थे। ही वाज़ जस्ट 19 एंड अ हाफ ईयर्स ऑफ एज। फिर उसके बाद मैं सेकंड फैमिली से मिला, थर्ड से मिला। और 99 से लेके अभी तक से 22-23 सालों में मैं ना जाने कितने परिवारों से मिला। So this is how the idea of my journey began, and this is how it continued. जी तो सर, मैं जी सर। अब थोड़ी-सी आपको ना मैं कारगिल की 1-2 कहानी सुनाना चाहूँगा। जैसे आजकल हम कारगिल का दीज़ आर द कारगिल डेज़। जैसे आज ही के दिन अ, 12 जैकलाई, वो भी हमारी जम्मू की लोकल यूनिट थी। दे हैड फॉट, और उनके कैप्टन साहब थे कैप्टन क्लिफ फोर्ड। ही वाज़ किल्ड इन एक्शन टुडे ओनली, और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे कारगिल की बड़ी सारी कहानियाँ हैं। तो मैं कारगिल की एक कहानी जो मैं बड़ी बार सुना चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी सुनाना चाहूँगा। आप में से बड़े सारे लोग लद्दाख गए होंगे या कारगिल गए होंगे, तो आपने वो द्रास वॉर मेमोरियल देखा होगा, जो कारगिल को लेके ही बनाया गया है। और 26 जुलाई, जिस दिन ये कारगिल विजय दिवस होता है, ऑन दैट डे वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अभी जुलाई में और 25 दिन के बाद भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो वो जो कारगिल वॉर मेमोरियल है, वो जिस जगह पे बना है ना, अगर आप उसके पीछे देखें, जो उसके पीछे वाली जो पहाड़ी है, दैट इज़ तोलोलिंग। जो हाईवे के बिल्कुल पास थी, दैट वाज़ द नियरेस्ट जहाँ पे एनिमी इंडिया के पास तक आ गया था, या इंडिया के अंदर तक आ गया था। तो उस पीक को कैप्चर करना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। एंड द टास्क फॉर कैप्चरिंग दैट पीक वाज़ गिवन टू 2 राजरिक, 2nd बटालियन ऑफ द राजपूताना राइफल्स। को ये टास्क दिया गया था कि हम ये तोलोलिंग वाला जो फीचर है, इसको कैप्चर करें। तो ठीक है, उसमें बड़ी सारी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन 29th जून और 30th जून की जो रात थी, ये 2-3 दिन पहले की जो बात थी, तो एक बहुत बड़ा असॉल्ट उसके ऊपर किया गया, एंड दैट वाज़ लेड बाय 3 ऑफिसर्स। मैं बस वो थोड़ी-सी एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा जो हमें जानना चाहिए। तो one was Major Padmapani Acharya. He was basically from Odisha but settled in Hyderabad, a hotel management graduate and an officer in 2 Rajputana Rifles. 2
एक यंग ऑफिसर, 6 महीने की भी सर्विस नहीं थी। ही वॉज लेफ्टिनेंट विजयन थापर, जो टू राजरिफ में थे, फ्रॉम नोएडा, ए फोर्थ जनरेशन आर्मी ऑफिसर। उन्हीं के साथ एक और उनके कोर्समेट थे, लेफ्टिनेंट कैंगरूज। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम ए सिविल बैकग्राउंड फैमिली, फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर, 6 महीने की भी सर्विस नहीं थी। ये भी उनके साथ थे। अब इन 3 जन ने टोलोलिंग के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग पहाड़ियों के ऊपर हमला किया। ठीक है। अब लड़ाई में जाने से पहले हर कोई अपने घर चिट्ठी लिखता है, ये सब कुछ होता ही है। उस जमाने में आज की तरह वीडियो कॉल या मैसेजिंग या व्हाट्सएप ये सब नहीं था। आई एम टॉकिंग ऑफ 1999। तो मैं सबसे पहले आई विल लाइक टू रीड द लेटर जो मेजर पद्मा पानी आचार्य ने अपने फादर को लिखी थी लड़ाई में जाने से 4 दिन पहले। उस लेटर में उन्होंने ना कुछ लाइन्स थी उनकी, 3-4 लाइन्स ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनकी ये लाइन थी, डैड आई एम इन ए बैटल फील्ड, कैजुअलिटीज आर देयर, कैजुअलिटीज आर प्रोफेशनल हैजर्ड्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, एट लीस्ट दे आर फॉर ए गुड कॉज। बट ही इज वेरी श्योर कि कैजुअलिटीज का तो चांस बड़ा ज्यादा है, एंड ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट हिज फादर कि भाई ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड है, ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, बट एटलीस्ट किसी अच्छे काम के लिए है। और वो आगे एक श्लोक संस्कृत में लिखते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। दिस इज द सैड पार्ट ऑफ माई एजुकेशन कि मुझे संस्कृत की 2 लाइनें भी बोलनी नहीं आती। चलो, लेकिन उसका जो हिंदी इंग्लिश में जो मीनिंग है, आई विल पुट इट दैट द मीनिंग गोज लाइक दिस, इफ यू गो एंड डाई इन द बैटल फील्ड यू गो स्ट्रेट टू द हेवन, इफ यू गो एंड विन द बैटल एंड कम बैक यू रूल। इसका कुछ ऐसा मीनिंग था। और उसके बाद आगे मेजर पद्मा पाणियाचार्य अपने फादर को लिखते हैं, एंड आई विल नॉट सेटल एनीथिंग एल्स देन दीज टू। दोज डेज उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, चारुलता, शी वॉज एक्सपेक्टिंग ए बेबी। अभी अपने फादर की उसी लेटर में एक और लाइन लिखते हैं, टेल ए स्टोरी ऑफ माँ भारता एवरी डे टू चारू सो दैट योर ग्रैंड चाइल्ड विल इम्बाइब ऑल दोज गुड क्वालिटीज। जस्ट इमेजिन हाउ इन्फ्लुएंस्ड ही वाज बाय भगवत गीता। और वो लड़ाई में भी अपने फादर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को ये कहानियां सुनाई जाए। दिस इज द लेटर। और मैं इस लेटर के बारे में बात नहीं करूंगा। फिर लेफ्टिनेंट विजयन थापर जिनकी मैंने बात की, जिनकी हार्डली 5-6 महीने की सर्विस थी, उन्होंने लड़ाई में जाने से ना 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही लेटर लिखा है, लास्ट लेटर। उस लेटर की पहली लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सी द लाइन व्हाट ही हैज रिटन, बाय द टाइम यू विल बी रीडिंग दिस लेटर आई विल बी सीइंग यू फ्रॉम द स्काई enjoying the hospitality of the अप्सरास। इमेजिन, ही वाज सो श्योर कि मैं वापस नहीं आऊंगा, आई विल बी किल्ड इन द एक्शन। और जब आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे, आई विल बी इन द हेवन enjoying the hospitality of the अप्सरास। इमेजिन, एक 22-23 साल का लड़का, 5-6 महीने की सर्विस, एंड सी द डेडिकेशन ऑफ दिस बॉय। उसी लेटर में वो आगे लिखता है कि इफ यू गेट ए चांस, इफ आई गेट ए चांस टू टेक ह्यूमन बर्थ अगेन, आई विल अगेन ज्वाइन द आर्मी एंड सर्व द नेशन। तीसरी लाइन उसकी मैं लिखता हूँ, वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करता है, प्लीज कम टू द प्लेस वेयर आई गिव माई टुडे फॉर योर टुमारो, लिव लाइफ किंग साइज। उसके फादर उस टाइम कर्नल थापर वॉज हिमसेल्फ इन द बैटल फील्ड। उसके बाद अभी भी पिछले 22 सालों से, ये कोविड के 1 या 2 साल छोड़ के, वो हर साल उस जगह पे जाते हैं, वहां पे दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जहाँ पे उनका बेटा 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पे मारा गया। सी द डेडिकेशन ऑफ द फादर आल्सो। वो अभी 1 महीना पहले भी वहां पे होके आए हैं। देन कैंगरूज, कैंगरू साहब की अगर मैं बात करूं, कैंगरू साहब ने भी घर एक लेटर लिखा था। उस लेटर की मैं एक ही लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा। वो उस लेटर में ये लिखते हैं कि डैड आई मे नॉट बी अगेन एबल टू कम होम बैक, I may not again be the part of the family, but don't worry, I have no regrets as I have already decided to give my best to the nation. This is how he addressed his father in his last letter. अभी मैं कैंगरूज की ही बात बताता हूँ। एक साइड से जहाँ कैंगरूज को उस क्लिफ के ऊपर चढ़ना था,
द क्लिफ वॉज एट एन एंगल ऑफ 70 to 80 डिग्री, उसका ग्रेडियंट था, हाइट था। जब कैंगरूज उसके ऊपर चलने लगे, ही वॉज हिट विद ए बुलेट, उनके एब्डोमेन में गोली लगी। एक गोली लगने के बावजूद वो 16,000 फुट पे पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते जब उनके जूते स्लिप हो रहे थे, उन्होंने अपने जूते भी खोल दिए हैं। नंगे पाँव, आई एम अगेन पुटिंग इट, बेयर फुटेड with a bullet in his abdomen, -10 degree temperature, 16,000 feet, lack of oxygen. This young officer of just 5-6 months of service climbed carrying a rocket launcher on the top. ऊपर टॉप पे गए हैं। There were 7 Pakistani bunkers. He decimated the all 7 Pakistani bunkers. और वहां पे तब तक लड़े हैं जब तक पाकिस्तानी गोलियों ने आके इनको पहाड़ी से नीचे नहीं गिरा दिया। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ एक 22-23 साल का लड़का, लेफ्टिनेंट कैंगरूज, निमू उनको कहते थे, और फौज में आने से पहले ही वॉज ए टीचर, और वो नागालैंड में मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था। सेम मेजर पद्मा पानियाचार्य भी उस रात मारे गए हैं। ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन एक्शन ऑन दैट नाइट। और उनके शहादत के 3 महीने के बाद उनकी बेटी पैदा हुई है, अपराजिता। इमेजिन ए डॉटर हु हैज नेवर सीन हर फादर। हर फादर, शी वॉज डिप्राइव्ड द लव ऑफ हर फादर फॉर वी पीपल। एट द सेम टाइम लेफ्टिनेंट विजयन थापर, वो भी मारे गए हैं, वो भी उसके बाद घर नहीं गए हैं। वी लॉस्ट दीज 3 ऑफिसर्स, 10 अदर जवान्स एंड जेसीओज, बट इन द मॉर्निंग द टोलोलिंग वॉज विद इंडिया। हमने वो जीत ली थी। तो अक्सर अगर आप मेरे ट्वीट्स देखो या इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरा वो देखो, तो मैं एक ही चीज बार बार लिखता हूँ, कीप इट इन माइंड, फ्रीडम इज नॉट फ्री। अभी भी मैं अगर आप सबके साथ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज कोई ना कोई कहीं पे खड़े होके हमें डिफेंड कर रहा है। वी आर बीइंग डिफेंडेड, वी आर बीइंग गार्डेड बाय द बेस्ट मैन ऑफ अस। अब तो खैर लेडीज भी हमें डिफेंड करती हैं, तो आई शुड से बाय द बेस्ट मैन एंड वुमेन ऑफ अस आर डिफेंडिंग अस। थोड़े दिन पहले आपने वो देखा होगा, जब तालिबान वालों ने अफगानिस्तान के ऊपर वो अ, अपनी गवर्नमेंट बनाई, वी कुड सी अफगान के लोग एयरपोर्ट्स पे, आपने कैसे-कैसे वीडियोज़ देखे थे। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, जहाज़ के बाहर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि जो अफ़गान आर्मी थी, दे सरेंडर्ड, दे लेफ्ट द वेपन्स, और लोगों को उन्होंने तालिबान के हवाले छोड़ दिया। तो अगर समहाउ ये सिचुएशन, अगर ये इंडियन आर्मी ना हो, तो शायद अहमदाबाद में भी एयरपोर्ट पे यही सिनेरियो हो, और जम्मू एयरपोर्ट पे भी विकास ऐसे ही भाग रहा हो। तो वी शुड बी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी कि हम आज भागते नहीं हैं, हम आज किल है। इट्स ओनली बिकॉज़ वी आर प्रोटेक्टेड बाय द बेस्ट। अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे, बिफोर यू आस्क मी एनी क्वेश्चन या समथिंग लाइक दैट, एज़ दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद, तो ना एक जोक है जो बड़ा चलता है, एंड आई हैव अ वेरी बिग डाउट ऑन दैट जोक। या फील्ड मार्शल मानिक शाह, मानिक शाह के बारे में तो कौन नहीं जानता। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्जर एवर इंडियन हैव प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि उनसे किसी ने कहा कि आप गोरखाली भी बोल लेते हो, आप ये भी बोल लेते हो, पर आपको गुजराती बोलनी नहीं आती। सो दैट टाइम इट्स सेड कि ही हैज सेड कि अ ही कि मानिक शाह ने ऐसा कहा कि मुझे कोई गुजराती सोल्जर ही नहीं मिला, गुजराती फौज में ही नहीं आते। दिस इज़ अ मिथ, ऐसा भी नहीं है। गुजरात से ठीक है, कम ही लोग फौज में आते हैं, पर आते हैं, चाहे 10 ही लड़के आते हैं, वी हैव टू वैल्यू देम। जैसे 19 ग्रेनेडियर्स एक इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, उसकी डेल्टा कंपनी प्योर गुजराती है। उसमें जितने भी लड़के होंगे सब गुजराती होंगे। और गुजरात से ही देयर इज़ वन ऑफिसर मेजर ऋषिकेश रमानी, ही वाज़ फ्रॉम गुजरात ओनली, अहमदाबाद से ही थे वो। अहमदाबाद में ही वाज़ बोर्न, अहमदाबाद में ही उन्होंने अपना बेसिक स्कूलिंग किया होगा। फिर वो सैनिक स्कूल बालाछड़ी जो गुजरात का है, वहाँ पे गए। देन ही वेंट टू नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ही गॉट कमीशन्ड इनटू 23 पंजाब। 23 पंजाब वो वाली पलटन है जो बॉर्डर पिक्चर में आपने देखी होगी, सनी देओल वाली, लोंगियावाला वाली बटल वाली। And then when he was posted in Kashmir, in one of the operations, it took 11 bullets for Pakistanis to stop. आप समझ रहे हो कितनी? 11 bullets were required by Pakistanis
to stop Major Rishikesh Ramani on that day. I mean to say, जब मेजर ऋषिकेश रमानी के मॉर्टल रिमेन्स अहमदाबाद आए थे, it was having 11 bullets in his skull, and he was from Ahmedabad, Gujarat only. As this university belongs to Ahmedabad only, कभी आपका कोई फंक्शन हो, कुछ हो, do invite his parents, do felicitate him. उसके पेरेंट्स आके वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आप में से कोई भी अगर कभी उनके घर जाना चाहे, तो डू लेट मी नो, आई कैन शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू ऑल इन अहमदाबाद, डू विजिट हिम। तो कल को कोई भी अगर आपको ऐसा बोले कि गुजरात के लोग इन द सिक्योरिटी या इन द ये साथ नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। देर आर मैनी इवन इन गुजरात। एक और कम से कम 50-60 तो मेरे पास नंबर है जिनको मैं जानता हूँ। इवन इन कारगिल वॉर देयर वर 12 सोल्जर्स फ्रॉम गुजरात जिनकी शहादत हुई है। तो ये आगे से गुजरात वालों को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और कभी सुनना नहीं चाहिए कि हम लोग फौज में नहीं जाते, हम जाते हैं और हमने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी। यस, आई थिंक देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू आस्क। कई दफा ये सुनने में मिलता है और यंगस्टर्स के बीच में फौज को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो ग्लोरी, जो इन सारी चीजों की जो कहानियां हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, इनको लेकर के हम नहीं आते हैं। तो इन सब में युवाओं को आप क्या बोलेंगे कि ये आवश्यक क्यों है कि हम अपने रियल हीरोज के बारे में और जानें? और जब एक सोल्जर शहीद हो जाते हैं तो उसके पश्चात उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में उनको ये अपने रेस्पेक्ट्स देना, उनको ये एक्सप्रेस करना कि हम उनके साथ में हैं, ये कितना जरूरी है। चूंकि आप इतने फैमिली से मिले हैं स्वयं, तो आपके एक्सपीरियंस से आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी यंगस्टर्स को भी जाके अपने रेस्पेक्ट्स शो करने चाहिए? फर्स्ट जो आपने बात की कि जो द ग्लोरी ऑफ आर्मी और द आर्मी को लेके पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन बड़ी कम है, आई एग्री टू इट। इसमें कहीं ना कहीं फौजी जिम्मेवार है, वही अपनी ब्रेवरी और अपनी वो बड़ी सारी चीजें ना अपनी कंटोनमेंट से बाहर लेके ही नहीं आते। आई हैव नो आंसर टू दैट कि वैसा क्यों नहीं करते, जबकि उनकी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, उनका बहुत कुछ है। बट ऑफ लेट ड्यू टू सोशल मीडिया देर आर सो मैनी अकाउंट्स, देर आर सो मैनी हैंडल्स जो बहुत कुछ फौज के बारे में रेगुलरली लिखते हैं। और अभी एडीजीपीआई जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वो भी अब बड़ा कुछ सोशल मीडिया में ला रहा है। तो जैसे मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, तो फौज के बारे में आपको कुछ भी जानने को नहीं मिलता था, आपको मिलता ही नहीं था। देयर वाज नो वे, कभी कुछ अखबार में थोड़ा बहुत आ गया, तो अखबार वाले भी कभी इतना डीप और इतना वेल रिसर्च कभी लिखते ही नहीं थे। बट अभी ड्यू टू सोशल मीडिया और अभी बड़े सारे वेटरन्स भी हैं जो लिखते हैं, जैसे मेजर गौरव आर्या हैं, वो फौज को लेके बड़ी बहुत सारा लिखते हैं। और बड़े सारे लोग हैं, फिर कुछ सिविलियंस मेरी तरह भी हैं जो फौज को लेके सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। तो अभी यंगस्टर के पास वो जानकारी इकट्ठा करना या पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मेरे टाइम पे था। बट यस, अभी भी उस तरह इंफॉर्मेशन एक चैनलाइज्ड वे से लोगों के बीच में नहीं आती। जैसे मैंने कैंगरू साहब की जो ब्रेवरी दिखाई, with a bullet in his abdomen, he climbed 16,000 feet barefooted, -10 degree temperature, carrying a rocket launcher. He destroyed 7 enemy bunkers, killed so many Pakistanis. He kept firing till पाकिस्तानी बुलेट्स जस्ट पुश्ड हिम बिलो। वो एक ऊपर पहाड़ी से ना क्लिफ से मेरे ख्याल से कोई 400-500 फुट ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। बट ये ब्रेवरी पता ही नहीं है किसी को, नो वन नोज। तो अभी जैसे बड़े सारे लोगों ने अगर उसका नाम सुना होगा, अभी आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, आपको बड़ा कुछ उसके बारे में जानने को पढ़ने को मिलेगा। सेकंड चीज जो आपने मुझसे कहा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट वी शुड गो टू देयर फैमिलीज एंड मीट देम। मैंने अभी अहमदाबाद के ही एक लड़के का नाम लिया, मेजर ऋषिकेश रमानी। लेट मी पुट इट, ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, एक ही बेटा। अब उसके मम्मी पापा ने अपना होनहार बेटा, एनडीए में जाना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे ग्लोबली होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और सिलेक्शन का जो रेशो है, द मिनिमम इज इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। इतने कम बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाते हैं। तो मेजर ऋषिकेश रमानी
एनडीए करूंगे, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर 5 दिन का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ही क्लियर ऑल दैट, वो सब गए। सो जस्ट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही कुड हैव डन एनीथिंग एल्स आल्सो एंड सक्सेडेड इन हिज लाइफ। और अगर वो बेटा उनका 25 या 26 साल की एज में मारा जाता है, जस्ट थिंक अबाउट द पेरेंट्स, नाउ दे आर अलोन। अब उनके पास कोई भी नहीं है। नो डाउट दे हैव अ डॉटर, बट नाउ द डॉटर इज मैरिड, शी हैज हर ओन होम, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओन थिंग, एंड यू कांट रिप्लेस अ सन। नो, मैनी टाइम्स द पेरेंट्स विल थिंक हमारे बेटे ने फॉर whom he sacrificed himself, the question will come. It's but natural for a mother, it's but natural for a father. But just imagine, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के बड़े सारे बच्चे हैं जो आपस में ही शिफ्ट्स लगा लें या टाइम कर लें, चलो आ, ये संडे को मैं अंकल आंटी से मिलने चला जाऊंगा, तो दे विल फील प्राउड कि ये बच्चे हमसे मिलने आते हैं, हमारे बेटे ने कुछ तो ऐसा किया है, अदरवाइज कौन किसके घर जाता है। जैसे अहमदाबाद में ही एक पार्क है, जिस पार्क में मेजर ऋषिकेश रामानी का स्टेचू लगा हुआ है। आप लोग जाके उसको कभी क्लीन कर सकते हो, उसको फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो, वहां पे कुछ इवेंट कर सकते हो। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, देखो इससे उनका बेटा वापस नहीं आएगा, बट एट लीस्ट द सेंस ऑफ प्राइड कम्स इन। तो पेन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पेन को, थोड़ा सा। फिर कई सारी अंकल आंटी की जरूरतें भी हो सकती हैं। नो डाउट भगवान ने उनको इतना सक्षम बनाया है, दे कैन डू। मान लो अगर आपको लगता है कि कुछ काम है ये वो, आंटी मैं कर देता हूँ, अंकल आई एम सन टू यू। और आप अपनी खुशी में आंटी को शामिल कीजिए, अंकल को शामिल कीजिए। से आज मेरा ये एग्जाम था, मैंने क्वालिफाई किया, आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। शी विल फील हैप्पी, क्योंकि पहले उनको ये फोन उनका बेटा करता था फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग, आज उनका बेटा उनको फोन नहीं कर रहा है ही नहीं। बट अगर आप फ़ोन करेंगी, कोई और फ़ोन करेगा। आंटी के बर्थडे पे अगर आप लोग केक लेके घर चले जाओगे, ऐसे वो बर्थडे नहीं मनाएँगी, वो मनाएँगी ही नहीं। बट अगर आप लोग केक लेके जाओगे तो आंटी केक काटेगी, केक खाएगी भी। शी विल फील लाइक कि ऋषिकेश रामानी ही लाया हुआ है। इट्स जस्ट टू लोवर देम देयर पेन एंड जस्ट टू गिव देम अ सेंस ऑफ प्राइड। अब ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बावजूद आज भी अंकल आंटी का मेन जो मोटो है, वो सोसाइटी के लिए ही रहता है। देयर आर आई थिंक 2 या 3 स्कूल्स, अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स जो अंकल आंटी ने अ, अडॉप्ट किए हुए हैं। वहाँ वो बच्चों को बुक्स देते हैं, टीचर्स को कइयों को क्या देते हैं, बच्चों को यूनिफ़ॉर्म्स देते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छा करें। ही इज़ डूइंग ऑल दैट वर्क। तो जब वो अंकल किसी ऐसे स्कूल में जाते हैं, आपके भी 5-6 वॉलंटियर्स उनके साथ जा सकते हैं। चलो अंकल आज हम भी आपके साथ चलते हैं, हम भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम भी कुछ ये करते हैं। ही शुड नॉट फील कि आज अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसको ये फ़ोन करता, ये काम होता। तो देयर शुड बी से 10 सन्स टू हिम, से इन द यूनिवर्सिटी। तो आप उनको एज़ ए अडॉप्ट कर सकते हो। अरे! द पेरेंट्स ऑफ मेजर ऋषिकेश रामानी आर माय पेरेंट्स, दे आर आवर पेरेंट्स, वी विल टेक केयर ऑफ देम। सो देयर आर सो मेनी अदर पेरेंट्स लाइक दैट इन अहमदाबाद। एक आप इनके साथ शुरुआत कीजिए, मैं बाकियों के साथ भी आपको कनेक्ट करवा दूँगा। एंड आई कीप कमिंग अहमदाबाद, मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो यू ऑल कैन विजिट सो मेनी फैमिलीज़ विद मी। सर इसमें पहला सवाल है पीयूष शर्मा जी का। वो हाँ कह जी। रहे हैं व्हाट prompted you to meet the families of brave hearts? मैं इसका जवाब चलो पहले भी दे चुका हूँ। जी वही जो मेरे विलेज में जो 7 सोल्जर्स वर किल्ड इन एक्शन, तो उनका क्रीमेशन वहीं पे ही हुआ था। आई ठीक है, वाज़ मैं पार्ट ऑफ दैट क्रीमेशन। So जी that जी time the idea came to me कि I should go to these 7 families and meet them. That was the germination of idea was that time. And the very first family which I met, it was in 5 years later, 99 में कारगिल के बाद. This is how this journey started and it's continuing since 99, पिछले 23 सालों से. कहना चाहते Yeah, हैं thank you. I'm not a student of this university. I feel like an outsider here. विंग कमांडर प्रीति असवाल जो हमारे फ्रेंड है और सदर्न एयर कमांड में है, शी हैड पोस्टेड इट ऑन हर स्टेटस। मैंने आपके बारे वो हमेशा आपके जो फ्रीडम इज नॉट फ्री वाले, शी ऑलवेज शेयर्स इट एज स्टेटस एंड I was hoping I will meet you someday, Vikas ji, and I'm so happy to see you today and interact with you today. Deep respect to you, sir, and strength to you. I have no words to say what a wonderful service you're doing. There's just one thing I wish to say.
There was I'm a wife of an FO's officer. My husband retired last year, but I worked for FO school Nagpur. And when in Nagpur, there was this organization called Prahar that organized battle model making competition for schools. So in that, twice our school participated. Once was during one was to depict the Battle of Basantar, another was Battle of Rezangla. But what occurs to me is there's so much of bravery happening even today. Now here, when you spoke about Kangaroo story, I remember the AC Center in Bangalore has a statue of kangaroos right outside, but youngsters are not aware of the modern day bravery. Somebody like you can team up with this Prahar and bring out these stories and make it more real for our youngsters. So it's absolutely required. Uh, very happy to have met you, sir, and power to you, deep respect to you, glory to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words, and thanks for that, ma'am, also who keeps on putting my statuses so that it reaches to so many people. And if you can get me connected with this Parhar team, I will be happy to contribute in whatever best possible way I can. And you are right. Certainly. Indian Army, India as a nation is at a continuous war. Even right now, when we both are speaking and we both are talking, there will be some fighter pilots who will be on high alert. As you belong to Air Force, you can understand what I am trying to say. And there Hmm. will be some soldiers in valley, either who are in ambush or some encounter must be going on. So Hmm. we as a nation are at a continuous war. Continuous war. We are not in a peace state. This at times we people don't realize until or unless some major thing happen. So I have my full regards to you and to sir also who retired last year after serving for so many Group years. Captain Manjunath. My husband is Group Captain Manjunath, and Wing Commander Preeti as well. I think you might know her also. I don't know, but she shares your statuses. Freedom is not free, and then we realize that every single day there's somebody to be remembered. Somebody is martyred for the country, Yes, and yes, sir. I wish your work becomes more. More people come to know about what you're doing. They should come to know about what you're doing, and you have make an army of people like you. So thank you, ma'am. Again, I say, and after this, you can say session, we can connect and we can see what jointly further we can do. Yeah, sure, sure. Thank Thank you. you. Thank you. विकास जी, I have a question for you. हाँ जी सर, हाँ जी। यंगस्टर्स और किस तरह से जुड़ सकते हैं? आपने काफी चीजें बताई और आपने बहुत अच्छे से शहीद परिवारों को जोड़ के रखा हुआ है, आप उनसे मिलते हैं एंड यस, अभी मैम ने जैसे कहा यू आर ऑल्सो सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, जैसा मैं हमेशा आपके लिए कहता हूँ। तो यंगस्टर्स हमारे किस तरह से और पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैं देख रहा था जब आप बता रहे थे मेजर रमनानी के, सॉरी आई जस्ट फॉरगेटिंग उनके, ऋषिकेश रमानी, मेजर ऋषिकेश 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 रमानी। या हाँ, ऋषिकेश जी के फादर से मेरी बात हो चुकी है, मैं मिला हूँ। तो हाँ जी, उनके बारे में बता रहे थे, तो आई कुड सी रितुल वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी कि हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन पेरेंट्स के से जाके मिल सकते हैं। और क्या आप देखते हैं यंगस्टर्स की भागीदारी होनी चाहिए के अ, जो सोल्जर्स को जीवित रख सके? जैसा मैम ने भी अभी बोला, हमें हिस्ट्री का कुछ पता है बट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज पॉलिटिकली करेक्ट, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल हिस्ट्री। जैसा अभी आपने एक्सेशन के बारे में जम्मू कश्मीर की भी जो हिस्ट्री बताई, दैट इज अ बिट डिफरेंट व्हाट वी रीड एक्चुअली इन दी बुक्स। सो हम यंगस्टर्स के बारे में भी हम क्या किस तरह से वो लोगों को, हमारे देश के वीर शहीदों को जीवित रख सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं जिससे दे ऑल्सो टू टेक फॉरवर्ड योर मिशन व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। ठीक है सर। देखिए मैं थोड़ा-सा ही, मैं ज़्यादा बड़ा इस पे नहीं बताऊँगा। अ, यंगस्टर्स को इन फैमिलीज़ को जाके मिलना चाहिए, नंबर 1। अब सबसे पहला सवाल ये आता है किससे मिलने जाएँ, कहाँ मिलने जाएँ और कैसे मिलने जाएँ? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इंटरनेट पे ढूँढना शुरू करते हैं एंड वी ऑलवेज़ रन आफ्टर बिग नेम्स, जैसे बड़े-बड़े नाम। तो वैसा नहीं करना चाहिए। हर यंगस्टर को या किसी एज्ड पर्सन को भी, ये मैंने बड़ी बार कहा है, फाइंड ए फैमिली हू हैज़ लॉस्ट समवन इन यूनिफॉर्म
for the in the service of the nation which is nearest to you। आपके घर के सबसे पास जो फैमिली है, कोई भी फैमिली जिसने कभी भी लड़ाई में कोई तो अपना घर का प्रतिनिधि खोया है, उस फैमिली को आप ढूंढिए जो आपको मिल जाएगी। आप अपने थोड़े मोहल्ले में, थोड़े अपनी लोकेलिटी में, थोड़ा टाउन में थोड़ा रिसर्च करेंगे, छानबीन करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। द नियरेस्ट फैमिली टू यू शुड बी द बिगेस्ट फैमिली टू यू। आप उसमें उसका रैंक मत देखिए, आप उसका बैटल मत देखिए, आप उसका गैलेंट्री अवार्ड मत देखिए। डोंट गो कि इसको यार परमवीर चक्र मिला, इसी ने बहुत कुछ किया होगा, या इसको कुछ भी नहीं मिला, इसने कुछ नहीं किया होगा। प्लीज इन सब चीजों में मत जाइए। गैलेंट्री अवार्ड इज ठीक है, एक वो वन एस्पेक्ट है, जिसको भी वो मिला होता है उसने कुछ अच्छा ही किया होगा, बट इट डजंट मीन जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे कुछ नहीं मिला होगा। ये मैं, हो सकता है यहाँ बड़े सारे लोग हों जो सिविलियन हों, जिनको फौज का थोड़ा नॉलेज कम हो या ना हो। अ, अब आप देखिए, जो आदमी सबसे पहले लड़ाई में मारा जाता है ना, बिना किसी को मारे, वो जनरली वो होता है जो सबसे आगे चलता है। ही टेक द ब्रस्ट ऑन हिमसेल्फ। वो जब वो पूरा ब्रस्ट अपने पे लेता है, ही गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट ऑफ हिज सोल्जर्स टू टेक पोजीशंस टू मी इन द फायर फाइट। आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। कहने के लिए वो लड़का सबसे पहले मारा गया, वो एक भी गोली नहीं शायद चला पाया, वो एनिमी को देख भी नहीं पाया, बट जो उसने पूरा ब्रस्ट अपने पे लिया, वो जो ब्रस्ट लेने का टाइम था, उसने उसके बाकी साथियों को, एक तो उसकी लोकेशन डिस्क्लोज कर दी जहाँ से फायर आया था, बाकी साथियों को पोजीशन लेने का टाइम मिला, एम लेने का टाइम मिला। अब बाकी सब साथी उस एनिमी के साथ उसको एंगेज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, उसी का कोई साथी उस टेररिस्ट को मार देता है। अब मैं इसमें उसके उस साथी की ब्रेवरी को कम नहीं आंक रहा हूँ। बाकी लोग जो 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे जितने भी घंटे वो ऑपरेशन चलता है, उनकी उस मेहनत को कम नहीं आंक रहा हूँ। ये पहले वाला तो हो सकता है शायद 2 मिनट में ही खत्म हो गया हो, बट आप उसकी कुर्बानी को कम नहीं आंक सकते। इट वाज़ ही जो सबसे आगे-आगे चल रहा था। जैसे अगर मैं बात करूँ कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल का सबसे बड़ा नाम कैप्टन विक्रम बत्रा है। कैप्टन विक्रम बत्रा जब पॉइंट 5410 पे जा रहे थे, तो अफसर के आगे हमेशा 2 स्काउट्स चलते हैं। स्काउट्स आई मीन 2 यंग बॉयज़ जो बिल्कुल आगे चलते हैं। विक्रम बत्रा के आगे जो लड़का चल रहा था, वो लड़का सिर्फ 21 साल का था, सिर्फ 3 महीने की सर्विस थी, एंड ही वाज़ राइफलमैन सुनील कुमार। सी द डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ऑफ राइफलमैन सुनील कुमार, जो विक्रम बत्रा से भी आगे इस वॉर फ्रंट में चल रहा है। अगर सामने से बुलेट जो भी आई होंगी, वो पहले सुनील कुमार के आगे पीछे से निकली होंगी, तभी वो पीछे आई होंगी। तो प्लीज डोंट रन आफ्टर गैलेंट्री अवार्ड, प्लीज डोंट रन आफ्टर रैंक्स, प्लीज डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये तो पुलिस का था, अरे ये तो सीआरपीएफ का था, अरे ये तो सीआईएसएफ का था, ये आर्मी का था। एवरीवन इज इक्वल व्हेन समवन गिव्स हिज लाइफ फॉर द नेशन। तो पहला, जो आपके घर के सबसे पास है, फाइंड आउट दैट फैमिली, उस फैमिली में जाना शुरू करो। एक अगर वो आपके घर के पास है, तो आपकी कहीं न कहीं लैंग्वेज, आपके रिचुअल्स, आपके कस्टम्स, आपकी बड़ी सारी चीज़ें उसके साथ मैच करेंगी, और ये चीज़ें आपको उसके साथ कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करेंगी। पहली बार आप जाओगे, वो फैमिली आपके साथ ओपन अप शायद नहीं होगी। अब उन्हें भी लगेगा ना जाने कौन आया, क्यों आया? वो भी ठीक है, आपसे अच्छे से बात करेंगे, पर वो ओपन अप नहीं होगी। आप 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए। जब आप 2-3 बार जाएँगे, 4 बार जाएँगे, तो फैमिली थोड़ा-थोड़ा आपके साथ ओपन अप होना शुरू होगी। वो आपके साथ बात करना शुरू होगी। और आप भी जब 3-4 बार किसी घर जाओगे, आप उस फैमिली को ऑब्ज़र्व करोगे, आपको भी उस फैमिली की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स समझ आना शुरू होंगी। देन अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी, योर ओन अ, यू कैन से स्ट्रेंथ, यू कैन डिवाइस कि आप इसमें इस फैमिली की कितनी क्या मदद कर सकते हो। देन स्टार्ट डूइंग दैट। अगर हर कोई अपने घर के आस-पास की फैमिलीज़ को भी इसी तरह आई अडॉप्शन इज़ नॉट द राइट वर्ड, गेट एसोसिएटेड विद सच फैमिलीज़। इन फैमिलीज़ को भी अच्छा लगेगा, कोई तो सपोर्ट है, कोई हमारे पास आता है, और आपको भी दूर-दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी पास की फैमिली है, इन टाइम ऑफ क्राइसिस आप जा भी सकते हो। चलो कभी आप नहीं जा पाए, आप अपने लोकली किसी और फ्रेंड को भी एंगेज कर सकते हो। तो कहीं न कहीं जो सरकार का एक दायित्व बनता है, द वेलफेयर ऑफ दीज़ फैमिलीज़, वो बर्डन भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सरकार मोर और लेस इनको फाइनेंशियली बहुत अच्छे से टेक केयर करती है, बाकी चीज़ों से करती है, लेकिन इमोशनली, सोशली
वो हम लोगों को भी एज ए सिविलियन ही कर सकते हैं, वो सरकार या ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो यंगस्टर्स को मेरा यही एक है, अपने घर के सबसे पास वाली फैमिली को आइडेंटिफाई कीजिए, उससे बार-बार मिलिए, बिल्ड अप ए रिलेशन विद देम एंड बी इन टच विद देम। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है जितने सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज आपने अभी शेयर किए और आपके एक्सपीरियंस से जो सारी कहानियां आपने हमें सुनाई, जो सभी लोग हमारे साथ अभी इस मोमेंट पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भी हैं, आई एम श्योर सभी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए होंगे, जैसा कि मैं हुई। इसी के साथ से मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, जैसे कि आपने कहा यंगस्टर्स मिलने जा सकते हैं अपने आसपास के जो ऐसे परिवार हैं, तो कई बार ऐसे सवाल मन में आते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो सारे कौन से सवाल होने चाहिए जो हमें पूछने चाहिए, जो सवाल हमें नहीं पूछने चाहिए, और हम जब उनसे जाएंगे तो हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से मिलना चाहिए, क्योंकि वो जिस पोजीशन में है उनका दुख हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंसिटिव मौके पे जब हम उनसे मिलने जाए तो किस प्रकार से हम अपना सपोर्ट हम उनको एक्सप्रेस करें। नहीं, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। और ग्रेजुअली 20 साल में मैं भी इवॉल्व और डेवलप हुआ हूँ। बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तो आंसर होगा ही नहीं कि हमको ए करना चाहिए, बी नहीं करना चाहिए, या सी करना चाहिए, डी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अपना बताता हूँ व्हाट आई डू। वेन एवर आई गो टू एनी फैमिली, नंबर वन, मैं उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछता हूँ। आई नेवर आस्क देम एनी क्वेश्चन। मैं सवाल ही नहीं पूछता हूँ। मैं यहाँ वहाँ की बातें करूंगा। मैं उस सोल्जर की तो बात ही नहीं करता। आई विल नेवर से अच्छा ये ऐसा हो गया, अच्छा वो कैसे थे, जो लोग पूछते हैं मैं नहीं पूछता हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम वो सवाल पूछे। मैं अपनी तरफ से जितनी भी रिसर्च बाहर से करके जाऊं, इंटरनेट के थ्रू या यहाँ वहां से, मैं वो करके जाऊंगा। मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं वहां जाके उनसे उनकी बात करूंगा। जैसे मान लो अगर मैं बच्चों से मिल रहा हूँ किसी वीर सोल्जर के, तो मैं बच्चों से पूछूंगा, अच्छा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, तुम बड़े होके क्या करोगे, तुम्हारी मैडम का क्या नाम है, तुम्हारा दोस्त कौन है। मैं उनसे उनके पापा के बारे में नहीं पूछूंगा। और अगर मैं मान लो किसी वीर नारी से मिल रहा हूँ, तो मैं उस लेडीज की ही बात करूंगा। अच्छा आप कैसी हैं, अच्छा आप क्या करती हैं, आप इसको जानती हैं, मैं किसी और वीर नारी का नाम ले लूंगा, आप उसको जानती हैं, अच्छा आप कहाँ कहाँ पोस्टिंग पे रही थी। मैं सारी बातें उसकी ही करूंगा। चाहे मैं उसी की बात करूं, बच्चों के साथ उनके बच्चों की बात करूं, माता पिता के साथ मैं माता पिता वाली ही बातें करूंगा। जैसे अंकल अच्छा आप आजकल ऑफिस जाते हो, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, क्या आपका जॉब है, वट एवर ही इज डूइंग। आंटी से मैं वैसी बातें करूंगा, और आंटी आप कैसी हैं। मैं जो भी बातें करूंगा, वो बातें ना घुमा फिरा के उस सोल्जर पे ही आएंगी। बट लेट इट कम थ्रू देम ओनली, नॉट फ्रॉम मी। मैं नहीं पूछूंगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये एक और मेरा एक्सपीरियंस है। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ विच एवरी वन इज फेसिंग, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, रिच, पुअर, एनी वन, इज द स्टेट ऑफ लोनलीनेस। किसी के पास कोई नहीं है जिससे हम खुल के बात कर सकें, जिससे हम अपनी बात कर सकें। मुझे सलाह देने वाले बड़े सारे हैं, मुझे समझाने वाले बड़े सारे हैं, पर मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। और ऐसा हर एक के साथ है, ऐसा हर एक के साथ है। और इन फैमिलीज के साथ ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी बात किसको सुनाए, किसी को बात भी नहीं कर सकते, आपस में तो बात करेंगे नहीं। अब एक मदर अपने हस्बैंड को तो नहीं बताएगी हमारा बेटा ऐसा था, हमारा बेटा वैसा था, ही नोज एवरीथिंग। आप समझ गए ना। तो आप वहां चुपचाप बैठिए, तो वो खुद ही ना कोई बात करना शुरू कर देंगी। मेरा बेटा जब 10th में था, वट एवर इट वाज। उनको ना रोकिए ना टोकिए, ना उनको सवाल पूछिए, लेट देम स्पीक आउट। अगर आप उनको सिर्फ बोलने भी देंगे ना, अगर वो आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर वो बोलेंगी, तो बहुत हल्की हो जाएंगी। और जब कभी ऐसी फैमिलीज ब्रेक डाउन होती हैं, ये भी एक बड़ा क्रूशल पार्ट है, तो प्लीज एकदम से उन्हें चुप मत कराइए। डोंट गो, नहीं नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। अरे क्यों नहीं रोना। एक चीज मैं यहाँ पे एक अलग एस्पेक्ट से अभी आपको समझाना चाहूंगा। वीपिंग और क्राइंग इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, प्लीज डोंट टेक इट अवे। अगर आप
पुराने जमाने में देखो, जब किसी की गांव में डेथ होती थी, सब लोग उस घर इकट्ठे होते थे, सब लोग रोते थे। इट्स द इंडियननेस इन अस। प्लीज उनको थोड़ी देर रोने दीजिए, हो सके तो आप भी रो लीजिए। अगर आपके भी आंसू आ रहे हैं, अगर आप भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश मत करो, प्लीज गेट इट आउट। तो अगर वो फैमिली भी अगर रो रही है, लेट इट वीप, आप जाके हग देम, आप उनके आंसू पहुंचिए, बट उनको चुप मत कराने को बोलिए, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी रोते हैं। अरे क्यों नहीं रोते हैं, वो मत करिए। अपने आप, आफ्टर ए व्हाइल शी विल आल्सो काम डाउन। अगर आप रो पड़े हैं, आप भी काम डाउन होंगे, बट आप उनको वैसे सवाल मत पूछो जैसे अक्सर ये लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई थी। अच्छा, जैसे मदर को ये सवाल बड़े सारे लोग पूछते हैं, हाँ आप ही ने उसको फौज में भेजा था। अब बताओ, एक माँ जिसका बेटा ही चला गया हो, वो इसमें क्या आंसर करेगी। डोंट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन, लेट देम आंसर ऑन देयर ओन। आप उनसे उनके बारे में सवाल पूछो। अच्छा माता जी, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। आप समझ गए, माता जी आपने ये सूट पहना, बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है, ये लाल कलर क्या आपका फेवरेट कलर है क्या। आप समझ गए ना, बात ही बात करनी ना आपने, ठीक है नहीं। और सामने से व्हेन दे ऑफर यू सर्टेन थिंग्स कि आओ बेटा चाय पी लो या खाना खा लो, डोंट से नो, ना मत को। अगर आप बेटा बन के गए हो तो फिर बोलो ना, हाँ आंटी चलो चाय शाय बनाओ, फिर चाय पीते हैं। यू आर गेटिंग मी। दे शुड नॉट फील कि मेहमान घर में आया हुआ है। जब वो चाय बना रही है तो आप खुद से फ्रिज भी खोल लो, कुछ खाने के लिए नहीं है क्या। शी विल गेट मोर कनेक्टेड टू यू। हो सकता है ऐसा बेटा उनका उनके साथ करता हो, और तो कोई नहीं करता ना बाहर वाला। शी विल ट्रीट यू लाइक ए सन ओनली व्हेन यू बिहेव लाइक ए सन। इफ यू बिहेव लाइक दिस, वो आपसे बोले चाय पियोगे, नहीं नहीं मैं तो पी के ही आया हूँ, या तुम ये खा लो, नहीं नहीं मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ। ऐसा आप अपने घर में अपनी मदर के साथ थोड़ी करते हो। द वे यू ट्रीट टू हैंडल योर मदर, सेम वे यू हैंडल दिस लेडी। द वे यू हैंडल योर सिस्टर, सेम वे यू हैंडल द वीरनारी। जैसे आप अपनी किसी सिस्टर के घर गए हो, वो जब आपसे बोलेगी मैं ये बनाती हूँ, हाँ बना लो मैं खा लेता हूँ, या मैं नहीं नहीं मैं ये वाली सब्जी तो खाता ही नहीं, आपको वो सब्जी बनानी चाहिए थी। तो कीप द मूड ऑन द लाइटर साइड। अगर उसने सब्जी बनाई भी है, आपने नमक बड़ा ज्यादा डाल दिया, कम डाला करो। अब मेरी बात समझ रहे हो, वी हैव टू मेक देम लाफ, वी हैव टू मेक देम फील वी आर ए पार्ट ऑफ देम। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका सब कुछ हूँ, और मैं एक फॉर्मेलिटी करने या फोटो खिंचवाने या जानने नहीं आया हूँ। एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग, उन्हें भी तो किसी से बात करनी है। और जब भी वो रोएं, प्लीज उन्हें रोने दें। उनको ये मत बोले नहीं नहीं रोना नहीं है, ऐसे लोगों के सामने थोड़ी रोना। क्यों नहीं रोना भाई, मेरे सामने नहीं रोगे तो किसके सामने रोगे, रोने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपके भी आंसू आ रहे हैं, प्लीज डू क्राई, डोंट हाइड देम इनसाइड, टीयर्स आर नॉट शेमफुल। पे देखे। और जैसे कि सर आपके विषय में मैंने जितना पढ़ा है, आप जब किसी परिवार से मिलते हैं तो उसके साथ एक संबंध बना लेते हैं और कंटिन्यूअसली फिर हर समय उनसे कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार गए और फिर दोबारा आप नहीं गए। तो ये जो आपने ये जो आप बात बताते हैं कि जो सपोर्ट है वो थ्रू आउट जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआती दिनों में। तो उसके विषय में सर कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करते हैं कि एक बार मिले, दैट इज द इंट्रोडक्टरी मीटिंग। फिर सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, फोर्थ टाइम गए। और अभी ड्यू टू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक वो कनेक्ट रखना भी बड़ा इजी हो गया। पहले मुश्किल था, आप कितने लोगों को फोन करोगे या कितने लोगों के पास बार बार जाओगे, दूर दूर तो एक बार बार जाया भी नहीं जाता। बट अभी सोशल मीडिया ने वो आपका पार्ट भी हल्का कर दिया। आप अगर व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप्स बने, आप वहीं पर ही गुड मॉर्निंग लिख दो, सबको चला जाता है। आप फेसबुक पे एक फोटोग्राफ अपलोड कर लो, हर कोई देख लेता। तो सोशल मीडिया ने भी इस काम को बड़ा आसान किया हुआ। और दूसरी बात जो अभी आपने कही कि एक संबंध बनने वाली बात होती है, लेट मी पुट वन थिंग टू यू। कई चीजें आपको फैमिली ना 1 साल या 2 साल के बाद ही बताती है, बाद ही शेयर करती है, जो पहले शेयर ही नहीं होती। लोगों को लगता है कि हम 3 बार 4 बार उनसे मिल के आए हैं। जैसे मैं कैप्टन सौरभ कालिया की बात करता हूँ, कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल के बहुत बड़ा नाम है वो भी, who suffered such a great torture by Pakistanis and all that stuff. He was just 1 month elder to me, और हम सेम ईयर बॉर्न है, और मैं 2000 में उनकी मदर से पहली बार मिला था।
और ये 22 सालों में, 23 सालों में, तो ना जाने कितनी बार मैं उनके घर गया हूँ, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आज भी मैं जब उनके घर जाता हूँ ना, हर मदर हैज़ ए न्यू स्टोरी टू टेल टू मी अबाउट सौरभ गांधी, जो मैंने 20 साल में सुनी नहीं है। और ये मैंने 20-22 सालों में ना जाने कितना उनको सुना है, ना जाने कितना मैंने उनको जाना है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा कहानियाँ मेरे पास ही होंगी सौरभ की। क्योंकि मैं हर 2-3 महीने में उनके घर चला जाता हूँ, खूब बैठता हूँ, खूब सारी बातें करता हूँ। बट और अगर मैं मान लो 1-2 महीना उनके घर ना जाऊँ, उनकी मम्मी का भी फ़ोन आता, "आप आए ही नहीं।" तो ये ग्रेजुअली सारा डेवलप होता। जैसे मैं एक चलो एक अपना ही इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कई साल पहले, अब मुझे तो साल भी याद नहीं है। मुझे किसी ने कहा तुम इनके घर जाते हो, इनके घर तुम जब जाते हो, तो इन लोगों को दोबारा से वो सारा रिफ्रेश हो जाता है। तुम इनको दोबारा वो पेन ताज़ा करते हो, ये सब कुछ करते हो। उन लोगों ने इतने कन्विक्शन से और मुझे इतनी एग्ज़ाम्पल्स के साथ कहा, मुझे लगा शायद मैं गलत करता हूँ। आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई शुड स्टॉप दिस। तो मैं 5-6 महीने किसी के घर ही नहीं गया। मैंने बंद ही कर दिया कि नहीं, मैं तो गलत कर रहा था आज तक। ये कोई 7-8 साल पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, तब सोशल मीडिया था ही नहीं। हो गया, अब मैं थोड़ा बंद हो गया। तो मुझे एक दिन एक फ़ोन आता है एक अंकल का, तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा वो अब आंटी की ना तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। अब उसने ना दवाइयाँ खानी भी छोड़ दी हैं, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती है। तो तुम आए भी नहीं, एक बार ज़रा आंटी से फ़ोन पे बात कर लो। मैंने अच्छा मैंने आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी वो ये अंकल ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, ये वो ऐसा-वैसा। अब हुआ क्या था 6 महीने पहले जब मैं उनके घर गया था, उनको किसी तो डॉक्टर के पास जाना था, जो वो जाती नहीं थी, कि मैं अंकल के साथ ले जाऊँगी या व्हाटएवर जो भी कुछ था। तो मैंने कहा था आंटी मैं आपको ले चलूँगा, फिर हम वहाँ बाज़ार में जाके आइसक्रीम भी खाएँगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। हमने बड़ा प्लान बनाया था। देन शी सेड कि ओके, इफ यू कम आई विल गो। तुम जब आओगी तो मैं चल पाऊँगी। अब उनकी मान लो जो अगली डेट थी डॉक्टर के पास, वो 1 डेढ़ महीने के बाद की थी, तो ये मैंने उनको बात बोल दी थी। इन्हीं बिटवीन मेरा वो एक कांसेप्ट आ गया कि अब मुझे तो जाना ही नहीं है, जो मैंने आपसे बात कही। अब मैं वहाँ गया ही नहीं, वो आंटी डॉक्टर के पास गई नहीं। 1 विज़िट मिस हो गया, 2 हो गए, आंटी की थोड़ी-सी तबीयत भी खराब हो गई या व्हाटएवर इट हैपेंड। अब वो अंकल मुझे बोल रहे हैं कि वो जाती नहीं। तो आंटी मुझे बोलती है, "तुमने कहा था कि तुम आओगे तो हम जाएँगे, तुम तो आए ही नहीं।" सो दैट डे आई रियलाइज़्ड कि यार मैंने कितना पाप कर दिया, मैं तो गया ही नहीं और वो मेरे घर के पास ही रहते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं थे। मैं सेकंड डे ही उनके घर चला गया और मैंने उनको कहा जी मुझे ऐसे-ऐसे ना कुछ लोगों ने समझाया था कि यार तुम मत जाया करो, तुम जाते हो तो उनको दोबारा से वो सारा याद आ जाता है, तुम फिर वही बातें होंगी, इट्स पेनफुल एंड ऑल दैट स्टफ। देन शी सेड टू मी, उनकी ये लाइन थी जो मैं अभी आपको बोलूँगा, विकास तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे पास आना बंद कर दोगे तो मैं मेरे बेटे को भूल जाऊँगी? डू यू थिंक ए मदर नीड्स ए पर्सन लाइक यू टू रिफ्रेश द मेमोरीज़ ऑफ हर सन? नहीं, वो तो मेरे साथ ही जाएगा पेन। जो मेरे बेटे का। बट एट लीस्ट तुम आते हो तो हम 2 बातें हँसते हैं। कई बार हम इसीलिए खाना अच्छा बनाते हैं कि आज तुमने आना खाना बनाएँगे। नहीं तो खाना बनाने का चार्म ही नहीं होता। तो उस दिन हम फिर वैसे ही खाना बनाते हैं, जैसे अगर वो कई बार बोलता था कि मैं घर छुट्टी पे आ रहा हूँ, तो वी विल मेक दैट टाइम वी मेक फूड लाइक दैट कि अच्छा आज विकास ने आना है। और मैं बड़ी बार ना बड़े सारे लोगों के साथ जाता हूँ, अकेला भी नहीं जाऊँगा। जैसे मान लो कल को आप ही बोल दो कि मुझे भी आपके साथ जाना, मैं कहूँगा चलो। तो मेरे साथ ऐसे कई बार 5 लोग होते हैं, कई बार 10 लोग होते हैं। तो देन शी यूज्ड टू से आई फील वेरी हैप्पी कि आज मुझे बड़ा खाना बनाना है, आज मुझे बड़ा ये करना है। आज हमारे घर के वो कप जो हमने बड़ी देर से निकाले ही नहीं है, क्योंकि 2-3 लोगों ने तो 2 ही कप में चाय पीनी ना, आज 10 लोग आएँगे, तो हम वो पुरानी वाली अपनी टी सेट भी बाहर निकालेंगे। इट गिव्स अस एन अपॉर्च्युनिटी। फिर बड़े सारे लोग आएँगे, बड़ी सारी बातें होंगी, बड़ा कुछ होगा, मुझे मेरे बेटे की बात करने का मौका मिलेगा। तुम आते रहा करो। हमें बेशक दर्द होती है, तकलीफ होती है, वो तो होती ही है, दैट इज़ ऑलवेज़ देयर। तो तुम्हें ये ऐसे कैसे ख़्याल आ गए कि तुम अगर नहीं आओगे तो हम बिल्कुल खुश हो जाएँगे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा ही नहीं होगा। द पेन ऑफ माय सन इज़ ऑलवेज़ देयर विद मी, नीदर यू कैन इंक्रीज़ दैट नॉर यू कैन डिक्रीज़ दैट। यू कैन जस्ट तुम मोमेंटरी तुम मुझे थोड़ा बहुत चला सकते हो, एंड व्हिच इज़ राइट। हम जाके उनका दर्द कम नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ उनका प्राइड कम ज़्यादा कर सकते हैं। द प्राइड फॉर देम। अगर हम जाएँगे दे विल फील वेरी प्राउड। अरे! हमारे बेटे को लेके तो ये आते हैं,
हमारे बेटे ने जरूर कुछ कमाल का काम किया हुआ है कि देखो लोग हमारे घर आते हैं, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, और हम इसे मिलने आते हैं। बाकी यू गिव देम द फीलिंग ऑफ ए सेलिब्रिटी कि देखो मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, आंटी एक आपके साथ फोटो लेनी है। सो वैसा होता है। वी कैन ओनली गिव देम द प्राइड, कम ज्यादा ये वो। पेन के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। वो ग्रेजुअली ही थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, कभी बढ़ जाएगा, खत्म तो कभी नहीं होगा। द पेन रिमेन्स विद देम टिल द वेरी एंड। एक छोटी सी लाइन और बोलूंगा। अभी एक मेजर साहब थे, मेजर प्रतीक मिश्रा। 2-3 साल पहले उनके फादर कोमा में थे। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन हिज डेथ बेड, तो वेंटिलेटर्स पर थे। तो उनकी सिस्टर वहां पे जब डेथ बेड पे उनके पास बैठ के अपने फादर के साथ जब वो लास्ट मोमेंट्स पे थी, तो उन्होंने ना उस लाइन को, उन्होंने उस मोमेंट को ना एक लाइन में ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ। उन्होंने इंग्लिश में लाइन लिखी, मुझे वो प्रॉपरली बोलनी नहीं आएगी, बट आप समझ जाएंगे व्हाट शी रोट। शी सेड कि राइट नाउ माय फादर इज इन वेरी बिग डिलेमा। मेरे फादर का डिलेमा क्या है, ये अपने साथ बैठी बेटी के पास बैठे रहे, ये अपना बेटा जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और 15 साल से मिले नहीं है, उसके पास चले जाए। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि दोनों में से किसके पास जाए। आप समझ रहे हो? मतलब कि दिस वाज व्हाट शी हैज रिटन। फिर वो लास्ट में लिखती है, व्हेन शी हैज टू टेल कि नो फादर इज नो मोर, फाइनली फादर डिसाइडेड टू रीयूनाइट विद हिज, लिविंग हिज डॉटर ऑन द बेड इटसेल्फ। यू आर गेटिंग मी? इवन दैट टाइम, शायद वो जब कोमा में थे, अंकल अनकॉन्शियस थे। कितनी उनकी समझ थी, कितनी उनकी समझ नहीं थी, ये तो मेडिकल साइंसेज ही बता सकती है, जान सकती है। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी वो बेटे का पेन, दर्द, जब तक उनका वो ब्रेन रहा होगा, वो रहा होगा, वो कभी नहीं हो सकता। एंड सी हाउ ब्यूटीफुली द डॉटर हैज फ्रेम्ड इट इन राइट नाउ माय फादर इज इन डिलेमा, कि अब किसके पास। सो हमें जाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, जितना कुछ हो सके उनके साथ करना चाहिए, हंसना चाहिए, गाना चाहिए, जोक क्रैक करने चाहिए। वी शुड मेक द लाइवली एटमॉस्फेयर देयर। उसको संजीदा नहीं बनाना चाहिए। मजाक उड़ाओ, हंसी करो, खाने की चीजें ले आओ, खूब खिलाओ, आंटी को बाहर घुमाने ले जाओ, गाने गाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? बी ए मिस्चीफ सन देयर। एक वो जेंटलमैन बन के मत जाओ। आप समझ गए? अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर आंटी को आइसक्रीम खानी पसंद है, बेशक वो डायबिटिक भी है, आइसक्रीम लेके चले जाओ। आंटी बस एक ही स्पून तो आपके लिए लाए हैं, बाकी तो हम ही ने खाना है। आप समझ गए? गिव दैट वन स्पून टू हर। कोई नहीं, कुछ नहीं होता डायबिटीज में। शी शुड फील दैट। एंड इफ शी स्टार्ट्स क्राइंग, लेट हर क्राई। एकदम से उसको चुप मत कराओ। हग हर दैट टाइम। ओके आंटी, मैं हूं ना। यस, यू कैन आस्क मी फॉर दैट। विकास जी, आपके बात सुन के मुझे भी दो लाइनें याद आई। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। इसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। राइट, आप वही काम करते हो। एंड मुझे आज भी याद है, आप मेरे परिवार का पार्ट हो पिछले 2 साल से ऊपर हो गया। और जब आप आए थे और उसी चेयर पे बैठे थे जिसपे आशु बैठता था, राइट, एंड यू एंजॉयड द मोमेंट। यस। सो थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और बिलीव मी, आप उस चेयर पे बैठे हुए थे, वहीं आप, हमने डिनर किया डाइनिंग टेबल की उसी चेयर पे बैठ के, जहाँ आशु छुट्टी पे करता था। राइट, फिर देर रात तक बैठा, वो भी चाय पीता था और आप भी वही चाय पी रहे थे और हम लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। तो जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से परिवार से मिलना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, आई कुड फील एग्जैक्टली यू डिड जब आप मेरे घर पे भी आए थे। थैंक यू सो मच। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर आपसे। सर सर सर, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये हमें ये समय दिया और आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे आज ये बातें करी। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के, आपके अनुभव सुन के। और मैं आशा करता हूँ कि सभी दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे हम जो ये बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, इनमें जिस तरह से अ, हमारे शहीदों को दिखाया जाता है, उसमें आपको क्या लगता है कि
क्या लिमिटेशंस हैं, और क्या आपको लगता है कि वो सही तरीके से दिखाते हैं? अगर नहीं तो फिर उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे उनको हम किस दृष्टि से हमको वो देखना चाहिए, मतलब उस रिप्रेजेंटेशन को? अब आपका सवाल थोड़ा बड़ा एक मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं अपना एक जो मेरा ओपिनियन है आई कैन जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का जो मूवीज बनाना, वो कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एंगल से ही सारा होता है। वो चीज़ों को बड़ा हाइप करके या बड़ा एग्जैजरेट करके विच सूट्स देयर नैरेटिव, वो वैसे ही दिखाएंगे। तो जैसे फौज में आई मीन बॉलीवुड में मैंने मार्टियर्स के ऊपर ना ज़्यादा फ़िल्में बनती हुई देखी नहीं है। ख़ैर अभी हाल-फिलहाल में ही शेरशाह आई थी जो बहुत बड़ी सक्सेस हुई, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि वो सक्सेस हुई। सक्सेस होने का 2 बेनिफिट्स होते हैं हमें उससे। एक, ज़्यादा लोगों ने वो फ़िल्म देखी, दूसरा जो बॉलीवुड के फाइनेंसर्स हैं या जो बॉलीवुड के जो मेन लोग हैं, उनको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पैसा है। तो देन दे कैन ट्राई टू रिसर्च मोर, दे कैन ट्राई टू मेक मोर मूवीज। वो जो एक फिल्म आई थी, जो पहले वाली एक फिल्म थी, उड़ी फिल्म एक आई थी जो शायद आप सबने भी देखी हो, जो कहीं ना कहीं काफी रियलिटी के पास पास थी। और उसमें उन्होंने एक सीन है, जैसे आपने मार्टियर्स की ही बात की, उसमें भी जो उन्होंने दिखाया था कि एक मेजर साहब जब शहीद होते हैं, जब उनकी मॉर्टल रिमेन्स को जब रीडलिंग हो रही होती है, रीडलिंग मीन जब उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, वो जो सब ऑफिशियल जो सेरेमनी होती है, तो उनकी बेटी वहां पे आके एक बैटल कराई कहती है, जो वो अपने पापा से ही कभी ना कभी सीख रही होती है। उस फिल्म में एक वो बड़ा प्रोमिनेंट सा सीन है। तो और अगर मैं कहूँ, शायद आप सबको पता भी होगा, रियलिटी में वो सीन हुआ है इस मूवी के आने से लगभग कोई 2 साल पहले तक। और जब मैं ये फ़िल्म देख रहा था, मैं बॉम्बे में एक सिनेमा हॉल में ये फ़िल्म देख रहा था, और मेरे साथ कुछ 10-12 और लोग थे, और जब मैंने भी ये सीन देखा तो मैंने मेरे साथ वाले से कहा, "अरे! ये रियलिटी वाला सीन है। आई नो द गर्ल जिसने सही में ये किया हुआ है।" तो ये मैंने ना बड़ा ऐसे आई वाज़ वेरी एक्साइटेड दैट टाइम या व्हाटएवर यू से। तो बड़े सारे लोग ना मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखने लगे कि क्या सच में ही ऐसा था और तुम उस लड़की को जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं उस लड़की को पर्सनली जानता हूँ और उसने एग्ज़ैक्टली यही किया हुआ है, जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है। तो जो आपने कहा कि हमें बॉलीवुड को कैसा लेना चाहिए, अब कितनी फ़िल्में कितनी टू द रियलिटी बनती हैं या कितनी ये बनती हैं, इसके ऊपर समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं शेरशाह मूवी की बात करूँ, उस फ़िल्म में कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा है। उसमें हम विक्रम बत्रा की जो लड़ाई है, जो ब्रेवरी है, जिसके लिए वो शेरशाह कहा गया, वो बड़ा कम है। वो दिखाया ही नहीं जाता। इतना कुछ तो उसकी बैटल फ्रंट या जैसे वो पहले सोपुर में भी था एज़ ए कंपनी कमांडर, जब वो मिलिटेंट्स के साथ भी उसने लड़ाई लड़ी है। कश्मीर की लड़ाई तो मैं कहता हूँ ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू द अदर लड़ाइयाँ। वो कुछ दिखाया ही नहीं गया उसमें। उसमें बाकी जो कुछ चीज़ें उसकी है ही नहीं है। फ़ौज में जाने का जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस था, वो ज़्यादा भी कुछ नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, चलो जब बात चल ही रही है। उनका वो जब एमएससी कर रहे थे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब उनका ये सीडीएस का सिलेक्शन का सारा चल रहा था, शायद उनका 1 बार या 2 बार कुछ हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने एक बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में सिर्फ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कुछ के आए थे वो, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं और वो चाहते ही नहीं थे कि वो एग्ज़ाम में पास हो, क्योंकि उनको जाना ही फ़ौज में था। तो उनका ये स्ट्रगल, ये डेडिकेशन फौज में जाने का तो दिखाया ही नहीं है। बट उड़ी फिल्म कहीं ना कहीं बड़ी रियलिस्टिक थी। और जो फिल्म का सबसे इमोशनल सीन भी उन्होंने दिखाया हुआ है, जब एक बेटी अपने फादर की यूनिट का बैटल क्राई कहती है, वो सही में हुआ है। सही में हुआ है। अगर आप अभी भी आप लोग गूगल पे जाके इफ यू जस्ट टाइप अलका राय डॉटर ऑफ कर्नल एम एन राय, वो आपको 1.5-2 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। यू जस्ट पुट इट ऑन द गूगल। तो बॉलीवुड को सेंसिटिव होना चाहिए। बॉलीवुड शुड मेक मोर सच मूवीज, क्योंकि एक चीज है, मूवीज का हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जितना इम्पैक्ट उड़ी पिक्चर का पड़ा, उतना का कभी नहीं पड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं, 2003 या 4 में लक्ष्य फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें कारगिल वार को उन्होंने दिखाया गया था। वेरी वेल मेड मूवी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। खैर वो इतनी ज्यादा चली नहीं।
आज के टाइम पे मैं कई आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूँ जो राइट नाउ अपनी यूनिट्स कमांड कर रहे हैं। दे से कि वी गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी। हम लक्ष्य फिल्म देख के आए, हम इंस्पायर हुए और हमने फौज के लिए अप्लाई किया। तो अभी शेरशाह देख के भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी हमारी सोसाइटी में आई है। उड़ी के बाद भी जैसे हाउ इज द जोश, लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी और यहाँ वहाँ भी ये सारी बातें करनी शुरू की। तो जैसा आपने कहा कि बॉलीवुड को हमें कैसा देखना चाहिए, वी शुड सी इट वेरी पॉजिटिवली। और बॉलीवुड को भी सेंसिटिव चीज को बड़े अच्छे से दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बॉलीवुड इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो लोग भी रेवेन्यू उनको ज्यादा देंगे। और ऑल दीज मूवीज एंड दीज स्मॉल स्मॉल इंसिडेंसेस, जैसे अलका राय का वो बैटल कराई या बाकी चीजें, ऑल दीज स्मॉल थिंग्स हेल्प इन द नेशन बिल्डिंग। और मैं जितनी मर्जी बातें कर लूं, हम जितनी मर्जी किताबें लिख लें या जितने मर्जी सेमिनार्स हो जाएं, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लेक्चर्स हो जाएं, लेकिन वी कांट रिप्लेस द इम्पैक्ट विच ए मूवी मेक्स ऑन इंडियन सोसाइटी। ये इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को और इंडियन सिविल सोसाइटी को समझना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा। अब खैर अगर मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूं, आजकल जैसे वेब सीरीज हो गई या बाकी बाकी जो आपकी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इन चीजों पे फौज को ज्यादा एग्जिबिट होना चाहिए, करना चाहिए। एडीजीपीआई शुड आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अगर कुछ ना हो तो वो भी फिल्में कुछ फाइनेंस कर सकती हैं, अपने हिसाब से अच्छी फिल्में बना सकती हैं। पर लेकिन वो फिल्में जैसे जहाँ पे आप एक वर्दी पहन के आदमी से कुछ भी करवा रहे हो, ऑल द डेरोगेटरी थिंग्स आप दिखा रहे हो, या फौज को आप एक बैड लाइमलाइट में दिखा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेल द रियल इंडियन आर्मी, द ब्रेवरी ऑफ इंडियन आर्मी, द sacrifices of their families and the contribution of army apart from defending towards the nation as a whole. So, sir, she's asking, how did your journey of meeting these families change you as a person and the life that you are living? Of course it has changed me a lot. मैं शायद खैर मैं अभी भी अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। और पहले तो मैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। अब अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा हूँ और आई एम एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, या अभी मैं आपसे भी बात कर कर पा रहा हूँ, एंड इट्स ओनली बिकॉज आई गो एंड विजिट दीज फैमिलीज। और जैसे अभी पीयूष भैया थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि दैट मैंने उसी चेयर पे बैठ के खाना खाया जिस चेयर पे कर्नल आशुतोष शर्मा सर आके घर बैठते थे। तो ये भैया का बड़ापन था। दे अलाउड मी टू सिट ऑन दैट चेयर, दे अलाउड मी टू हैव द फूड देयर वेयर ही यूज्ड टू सिट। इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग और इट्स नॉट ए जोक, ये कुछ पैसा तो नहीं है। इसी तरह कई लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बड़ी सारी चीज़ें दी। और अगर मैं अपनी बातें कहूँ तो मैंने लाइफ में बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया। मैंने लाइफ में क्रिप करना छोड़ दिया। अब अगर मेरे लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो मैं तो कहूँ आई जस्ट लीव इट टू ऑल दीज़ पीपल, दे पीपल टेक केयर ऑफ मी। मैं यहीं पे चलो एक छोटी-सी बात आपसे कहता हूँ। 1 साल पुरानी बात है, ये शायद 1.5 साल पुरानी बात है। मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था, दिल्ली जा रहा था जम्मू से, तो रास्ते में कहीं पे मेरी ट्रेन खराब हो गई। आई मीन कुछ तो रुक गई ट्रेन। 12 घंटे के लिए ट्रेन मेरी एक एक जगह खड़ी थी और वहाँ स्टेशन पे कुछ ऐसा खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं था। सबसे पहले मेरे लिए खाना अगर मैं कहूँ तो कर्नल आशुतोष शर्मा ने ही मेरे लिए भेजा। कोई तो मेरे लिए गरम-गरम खाना लेके आता है। उसके बाद और इतने सारे लोग वहाँ मेरे लिए खाना लेके आते हैं, इतना पानी लेके आते हैं, इतना कुछ लेके आते हैं। ट्रेन के डब्बे में जो बाकी लोग थे, अब वो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये है कौन? अब मैं तो बड़ा साधारण सा ही इंसान था और जो भी लोग आ रहे हैं, मुझे पहचानता कोई भी नहीं है। हर कोई आके ये बोल रहा है विकास मनहास कौन है? तो पहले तो लोग पूछते थे, फिर बाद में जो सबसे आगे आदमी बैठा होता था, वही बोलता था वो रहा विकास मनहास, उसी के लिए कुछ आया होगा। और वो जितना भी खाने का मेरे पास आया था, फिर मेरे साथ वो मेरे आगे-पीछे वाले पूरे डब्बे वालों ने सबने खाया। तो अगर मैं सच में उस दिन बड़ी मुसीबत में था। कोई वैसी सिचुएशन थी। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम कर्नल आशुतोष शर्मा टू ऑल अदर जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है, दे ऑल यूनाइटेड एट हेवन। और उनको लगा कि अब ये बेचारा नीचे भूखा ही रह गया, प्यासा ही रह गया, तो नो वी शुड अरेंज फूड फॉर हिम। उन्होंने इतना ज़्यादा खाना-पीना ये वो मेरे लिए अरेंज किया कि मेरे साथ और 40-50 लोगों ने वो खाना खाया। तो एज़ ए पर्सन अब मैं किसी चीज़ को लेके परवाह नहीं करता हूँ। अब मैं किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में नहीं आता हूँ।
अब मैं किसी चीज को लेके कुछ वैसा होता ही नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, देख लेंगे ना, दे पीपल विल टेक केयर ऑफ मी। और अब मैं एक चीज कहूँ, मैं काफी शांत हो गया हूँ, बड़ा हम्बल हो गया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। पहले मुझे भी लगता था अरे मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। जब मैं इन सब की अचीवमेंट्स देखता हूँ, जब मैं इन सब की कहानियाँ सुनता हूँ, जैसे मैंने कैंगरूज़ की ही आपको बात बताई, तो अब मुझे नहीं लगता कि यार मैंने कुछ किया हुआ है। आई हैव डन लॉट ऑफ ट्रैकिंग्स पहाड़ों पे, जैसे कि मैं जेडके में ही हूँ। पहले मैं अगर 10,000 फुट पे भी चढ़ता था तो आई यूज्ड टू से अरे मैं इतनी हाइट पे चढ़ गया, इतनी देर में चढ़ गया। बट व्हेन आई सिट बैक एंड सी कि अगर एक आदमी को इंजरी होने के बाद एब्डोमेन में इफ ही क्लाइम्स लाइक दिस, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ऊपर जाके मैंने किया ही क्या, फोटो खींच के मैं नीचे आ गया। उस आदमी ने ऊपर आके 7 बंकर्स भी डिस्ट्रॉय किए, कई पाकिस्तानियों को भी मारा और खुद भी अपने प्राण वहीं त्याग दिए। हमने तो वैसा कुछ नहीं किया। और दूसरी ये बात एंड एज ए सिटीजन जो हम सबको करनी चाहिए, जैसे मैं बार बार ये लिखता हूँ, फ्रीडम इज नॉट फ्री, आर कॉस्ट ऑफ फ्रीडम इज टू हाई। कुछ लोग अपनी जान दे के उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो सोचो हाउ ब्लेस्ड आई एम कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इतने होनहार लोग अपनी जान दे देते हैं। तो मुझे अपनी लाइफ को कितना वैल्यू करना चाहिए और इस लाइफ में कितना अच्छा हो मुझे लोगों के लिए करना चाहिए। अगर ये लोग ना होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता। आई वुड हैव बीन किल्ड, असॉल्टेड या assassinated long ago. If I am alive, I am alive because of these soldiers and everyone in India. तो मैं वही कहूँगा, जो सवाल पूछा गया कि मेरे में क्या चेंज आई, मेरे में यही चेंजेस आई कि अब मैं बिल्कुल ही शांत हो गया हूँ, बिल्कुल ही चुप हो गया हूँ। बस यही है कि अगर वो लोग अपनी जान दे सकें, चलो हम भी थोड़ी बहुत अगर किसी की हेल्प कर सकें, हमें भी करना चाहिए। हमें ज़्यादा अपने आप को बोस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट से पैम्पर अपने आप को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। व्हाटएवर वी कैन डू फॉर अदर्स, वी शुड डू, दैट्स इट। वन डे हमें भी जाना है, वी टू हैव टू गो, दैट्स इट। और आपसे सर किस प्रकार जो यंगस्टर्स एक कनेक्ट कर सकते हैं ताकि और सीख पाए और उनको डायरेक्शन मिल पाए कि अगर वो ऐसा काम करना चाहे और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हाउ दे शुड कनेक्ट और अप्रोच सो दैट दे कैन लर्न मोर। आई एम ऑलवेज ओपन ऑन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मुझे बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, मैं सारे डे वन तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आई ट्राई टू रिप्लाई एज मैनी एज पॉसिबल। एंड ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वट एवर इट इज। बाकी मेरा नंबर भी तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह सर्कुलेटेड है। एनी वन एनी टाइम फील इफ ही आर शी नीड्स टू कनेक्ट विद मी फॉर वट एवर थिंग, आई एम ऑलवेज ओपन देयर एंड आई कीप ट्रैवलिंग। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता हूँ। और अगर मैं कभी किसी के शहर में गया हूँ, इफ ही जस्ट पिंग्स मी कि यू आर इन माई टाउन, तो आई एम ओपन टू मीट हिम हर देयर आल्सो। मेरी तरफ से ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि आई अवॉइड एनीवन। आई लव मीटिंग पीपल। मिलूंगा, मैं भी कुछ सीखता हूँ, बड़ा कुछ होता है। तो एनीवन कैन कम टू मी एनी टाइम, नथिंग एज सच। यू हैव माय नंबर, कोई अगर आपसे भी मेरा नंबर मांगता है, डू गिव हिम माय नंबर, नथिंग टू वरी। जी सर, बिल्कुल। सर एक और सवाल है, यदि आप लेना चाहें इफ टाइम परमिट्स। हाँ बोलिए प्लीज आप। जी जी, साबनी उपाध्याय जी पूछ रही हैं, what were the failures or hardships that struck you while you were on your journey and how did you handle those? ये सवाल मेरे मन में भी आया था सर, काफी सारी चैलेंजेस रही होंगी, आसान नहीं होता ऐसा काम करना, लॉजिस्टिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और भी ज्यादा। देखिए, मैं हार्डशिप्स की बात करूँ, इनिशियली बड़ी सारी हार्डशिप्स थी। आई एम टॉकिंग ऑफ इनिशियल 5 इयर्स। तब तो फ़ोन नंबर्स ही नहीं मिलते थे, कॉन्टैक्ट ही नहीं मिलता था, एड्रेस ही नहीं मिलता था, पता ही नहीं चलता था। मैं छोटी-सी आपको बात बताता हूँ, मुझे मेजर पद्मा पानी आचार्य की फैमिली से हैदराबाद में मिलना था। मैं हैदराबाद गया हूँ, मैं हैदराबाद स्टेशन पे उतरा हूँ। मेरे पास एक मैगज़ीन है, मैगज़ीन में उसका कवर पिक है अपराजिता का, और अंदर 2 पेज की स्टोरी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 डेज़ इन हैदराबाद मैं भटका हूँ जस्ट टू रीच टू देयर होम। मैं हर आदमी को पूछ रहा हूँ, यार आप इस फैमिली को जानते हो, आप इस फैमिली को जानते हो? बट ऑल दोज़ डेज़ आर गॉन नाउ। आज की डेट पे ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ड्यू टू सपोर्ट ऑफ सो मेनी पीपल, अगर मुझे किसी भी जवान का या ऑफिसर का एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, कोई ना कोई मुझे अरेंज करके दे देता है। तो अभी वो हार्डशिप्स नहीं रही हैं, हार्डशिप्स एक टाइम पे थी, बड़ी ज़्यादा हार्डशिप्स थी।
तब इतने ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो पैसे भी नहीं होते थे। फाइनेंस भी बड़ा इश्यू था, पर ख़ैर भगवान की कृपा से आज वो भी नहीं है। सेकंड, फेलियर की बात थी, इसमें मुझे कुछ पाना ही नहीं था, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फेलियर। यू फेल वेयर यू हैव टू अचीव समथिंग। So there is no failure in this. It was only the hardship which were only in the earlier days. आज की डेट पे भगवान की कृपा से और इन मैंने कहा ना, ये सारे लोग मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, अब हार्डशिप्स भी नहीं है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि we will take care of our families, those who have lost someone in the battlefield. Thank you. Jai Hind.